नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। आसमान काली घटा से घिरा हुआ था। जहां तक नजर जाती दूर तक सिर्फ बादल नजर आते। शाम के 4 बज रहे थे लेकिन देखने से ऐसा लगता मानो अभी रात हो जाएगी। मैं बादलों का बखान कर ही रहा था कि इतने में हल्की हल्की बारिश की बौछार पड़ने लगी। बौछार की बूंदें शीतल जल जैसी थीं। बदन पर पड़ते ही कपकपी सी चढ़ने लगी। कहते हैं जाता हुआ सावन बीमारी की सौगात भी देकर जाता है, और शायद इसका असर मुझ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं पिछली 2 रातों से अचानक हुई बारिश के कारण भीग गया था। दरअसल जिस कमरे में मैं सोता हूं उस कमरे के आगे एक बरामदा है। हमारा घर बहुत पुराना बना हुआ है, जिस वजह से बरामदे की छत बहुत कमजोर हो गई है। इस साल तो उसमें से बरसात का पानी भी रिसने लगा है। बरामदे की छत से बरसाती पानी रिसता हुआ मेरे कमरे की खिड़की जो बरामदे में खुलती है तक आ पहुंचा। मेरा बिस्तर खिड़की से सटा हुआ था, जिस वजह से मैं खिड़की से आते बरसाती पानी से खूब भीग गया। जब सुबह उठा तो बुखार और जुकाम ने जकड़ रखा था। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूं और बीमार पड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए जल्दी से बरामदे में खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगा। चेहरे पर पड़ती ठंडी ठंडी बारिश की बौछार एक अलग ही सुख पहुंचा रही थी, लेकिन बुखार के डर से मैं खुलकर बारिश का आनंद नहीं ले सकता। सितंबर का महीना लग चुका है, लेकिन ये बरसात थमने का नाम ही नहीं लेती। दिन में उमस तो रात को बरसाती कीड़ों, झींगरों का शोर और ऊपर से ये टपकती छत। लगता है आज तो दादी के कमरे में ही सोना पड़ेगा। दादी को गुजरे हुए 12 साल हो गए। जब दादी हमें छोड़कर गई थीं, उस समय मैं 8 साल का था। हम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से मैं घर का बड़ा था और दादी का बहुत लाडला भी। मैं ज्यादातर समय दादी के साथ ही गुजारता था। दादी अक्सर मुझे कहानियां सुनाती थीं, जिनमें एक कहानी मुझे बहुत पसंद थी, जिनी, जिन की बेटी। पता नहीं वह सच थी या सिर्फ एक कहानी, लेकिन एक सवाल जो दादी के गुजरने के बाद आज तक मेरे मन में है। जब भी मैं रात को दादी के कमरे में जाता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। दादी से पूछने पर वह मना कर देती थी। दादी के जाने के बाद वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कब मैं इतना बड़ा हो गया, सब कुछ बदल गया सिवाय दादी के कमरे के, क्योंकि पापा अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनके जाने के बाद पापा ने दादी की एक एक चीज को बहुत सहेज कर रखा है। किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। कमरे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता है। पापा का कहना है कि अगर कोई दादी के कमरे में जाएगा तो वहां रखे उनके सामान से छेड़छाड़ करेगा, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बस जब कभी पापा दादी को याद कर भावुक होते हैं तो दादी के कमरे में जाकर खुद को तसल्ली देते हैं। परी, अरे भाई क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो? मम्मी इतनी देर से आपको आवाज लगा रही हैं। चलिए, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर आप मुझ पर गुस्सा ना करना। समीर, कहीं भी नहीं। देखना, मेरे कमरे में रात भर बारिश का पानी आया। पापा से कितनी बार बोला कि बरामदे की छत की मरम्मत करा दो, लेकिन हर बार बोलते हैं, करवाते हैं और करवाते नहीं। इसी तरह पूरी बरसात निकल जाती है। तू देखना, आज तो दादी के कमरे में ही सोऊंगा। परी, अरे रहने दो भाई, पापा दादी के कमरे की चाबी तुम्हें दें, भूल जाओ। वैसे आप चाहो तो गेस्ट रूम भी खाली है, वहां सो जाओ। और हाँ, अगर पापा मान गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। समीर, परी, तू आज से अपना नाम पारी या परा रख ले। इजाजत तो मैं लेकर रहूंगा, फिर मैं हंसूंगा और तू देखना, समझी? मैं भी समीर शेख हूं, अमीर शेख का बेटा, समझी? अमीना, समीर की माँ। परी बेटा, तुझे समीर को बुलाने भेजा था या यहाँ मस्ती करने के लिए? तुम दोनों बच्चे ही रहोगे। अब सुबी और अयान का तो ख्याल रखो, वो दोनों तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, क्या सीखेंगे तुमसे? और तुम समीर, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतनी देर से आवाज लगा रही हूं। आज तुम्हें कोचिंग क्लासेस के लिए नहीं जाना क्या? तुम्हारे पापा आते ही यही पूछेंगे। समीर, मम्मी आज मुझे कोचिंग नहीं जाना, पूरा जिस्म दर्द से टूटा हुआ है, लगता है बुखार आया है। ऐसी हालत में कैसे जाऊं? अमीना, क्या तुम्हें बुखार है और तुमने बताया भी नहीं? इधर आओ बेटा, मैं देखती हूं कितना बुखार है। अरे तू तो तप रहा है बुखार में। परी बेटा, जाओ भाई के लिए मेरी अलमारी से एक टैबलेट ले आओ बुखार की। ये तो अच्छा है, मेरे पास थोड़ी बहुत दवाई रहती है। अच्छा ये बताओ, बुखार कैसे आया? समीर, अरे आपको बताया तो था, रात भीगने की वजह से बुखार आ गया। अमीना, अच्छा रात को कैसे भीग गए तुम? समीर, मम्मी, मेरे कमरे में बरामदे से पानी टपक रहा था, जिससे मैं सारी रात भीगता रहा। जब सुबह उठा तो बुखार से तप रहा था। पापा को बोला था कि बरामदे की छत सही करवा दो या मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो। अब आप ही समझाओ पापा को। अमीना, अरे बेटा, तेरे पापा मेरी सुनते कहाँ हैं?
कितनी बार बोला कि उस खाली कमरे को किराए पर दे दो, कुछ पैसे हाथ में आएंगे, लेकिन किराए पर देना तो दूर, किसी को अंदर भी जाने नहीं देते। परी, भाई तुम्हें डर लग रहा है क्या? पापा से खुद बात कर लो ना। हु समीर, बस रहने दे परी, तू और मत बोल। जा, मम्मी की अलमारी से मुझे टैबलेट ला दे, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। कुछ भी हो, आज तो मैं पापा से चाबी लेकर ही रहूंगा। परी, शश शश। अरे पापा आ गए, मैं तो अंदर जा रही हूं। वैसे भाई बेस्ट ऑफ लक, मुझे बताना जो भी बात हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा मेन गेट से अंदर आ रहे थे। देखने से बहुत थके हुए, परेशान और गुस्से में लग रहे थे। पापा के कपड़ों पर जगह जगह कीचड़ लगा हुआ था। मैं दौड़कर पापा से स्कूटर लेकर स्टैंड पर खड़ा कराया और बहुत ही दबे लहजे में पूछा, समीर, पापा ये आपके कपड़ों पर इतना कीचड़ कैसे? सब ठीक है ना? पापा ने गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूछकर मैंने कोई गलती कर दी हो। अमीर शेख, समीर के पिता। परी बेटा, जरा गीजर चालू कर देना, मैं नहाने जा रहा हूं। सुनो समीर, स्कूटर की डिक्की से सामान निकाल लाओ। कुछ फल हैं वो मम्मी को दे दो, और कुछ फाइल्स हैं वो मेरे कमरे में रख देना। इतना कहकर पापा बाथरूम में चले गए। मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। मैंने सिर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी। समीर, जी पापा, आप नहा कर आइए, मैं सब रख देता हूं। थोड़ी देर बाद पापा फ्रेश होकर बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही सब पापा के इधर उधर खड़े हो गए। परी पापा के पीछे खड़ी मुझे चिढ़ाने लगी। अयान, पापा पापा, आप मेरे लिए पेंसिल बॉक्स लाए? पापा, नहीं बेटा, आज उधर जाना नहीं हुआ, अभी समीर भाई से मंगा दूंगा। इतना सुनकर सुबी और अयान अंदर कमरे में चले गए। मैंने मम्मी को आंखों आंखों में इशारा करते हुए पापा से पूछने के लिए कहा, अमीना, सब ठीक है ना? इतनी कीचड़ कैसे लग गई कपड़ों पर? अमीर शेख, क्या बताऊं, शहर की सड़कों का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी। बीच रास्ते में स्कूटर ने साथ छोड़ दिया। पेट्रोल जो खत्म हो गया था, फिर क्या, स्कूटर घसीट कर लाना पड़ा। वहीं एक मनहूस बस वाला इतनी तेजी में मेरे पास से गुजरा कि सारी कीचड़ मेरे कपड़ों पर आ गई। अमीना, अरे तो आपने चलते वक्त पेट्रोल चेक नहीं किया था क्या? कम से कम बरसात के दिनों में तो टंकी पूरी भरवा लिया करो। पापा ने मम्मी को गुस्से से देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अमीर शेख, हाँ अब तुम भी मुझे ही कहो। तुम्हें क्या लगता है मैं पेट्रोल टैंक फुल नहीं रखता हूंगा? इस लड़के से कुछ मत कहना। स्कूटर लेकर जाता है लेकिन पेट्रोल कभी नहीं डलवाता, खाली करके स्कूटर खड़ा कर देता है। मुझे क्या खबर थी कि इतनी जल्दी टैंक खाली हो जाएगा। अच्छा समीर, तुम आज घर में कैसे नजर आ रहे हो? कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं गए? यहां मैं इतनी मेहनत से कमाता हूं, तुम्हें कोई परवाह है कि नहीं? खूब छुट्टियां करो, हराम की फीस दिए जाए बस। परी बेटा, मेरे लिए चाय बनाओ, बहुत थकान महसूस हो रही है। पापा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया और परी की बच्ची पीछे खड़े खड़े मुझे चिढ़ा रही थी और हंसे जा रही थी। अमीना, आप उसे क्यों डांट रहे हैं? उसे बुखार आया है इसलिए नहीं गया। बाहर का गुस्सा भी आप बच्चों पर निकालेंगे क्या? मम्मी ने मेरी साइड लेते हुए पापा को बताया कि मुझे बुखार आ रहा है इसलिए मैं कोचिंग नहीं गया। मम्मी की बात सुनकर पापा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी नब्ज छू कर देखी। आमिर शेख, हम बुखार तो है। कब से आ रहा है बुखार? दवाई लिया नहीं? देखो, मैंने तुम्हें बोला था यह बारिश में नहाने का मौसम नहीं है, तुम जरूर बारिश में भीगे होंगे। समीर, नहीं पापा, मैं जानबूझकर बारिश में नहीं भीगा। सारी रात बरामदे की टपकती छत से मेरे कमरे में पानी आता रहा। आपको तो मैंने बताया था, लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हो गया। पापा मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। आमिर शेख, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अब बरामदे की मरम्मत कराकर क्या फायदा, जबकि बरसात के बाद दादी का कमरा छोड़कर पूरा मकान ही दोबारा बनेगा। आखिर तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी एक बड़े और नए कमरे की जरूरत पड़ेगी। पापा की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। नया कमरा जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन इस बरसात तो सोने के लिए दादी का कमरा मिल जाए। अब वो समय आया जब मुझे पापा से इजाजत लेनी थी। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह दादी के कमरे की बात निकालूं। उससे पहले ही अम्मी ने बात छेड़ दी, जिससे मुझे भी मौका मिला कि मैं अपनी बात रख सकूं। अमीना, कब से सुनती आ रही हूं मकान बनेगा। हर साल ऐसे ही बीत जाता है, ना तो मकान बनता है और ना ही आप उस कमरे का कुछ करते। उसमें ऐसे क्या हीरे मोती जड़े हैं जो उस कमरे में किसी को जाने नहीं देते। जब मकान बनेगा तब बनेगा। इस तरह मेरा बच्चा कब तक बारिश में भीगता रहेगा? पापा मम्मी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अचानक पापा उठकर खड़े हुए और तेजी के साथ मेरे कमरे की तरफ जाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मम्मी की तरफ देखकर हाथ के इशारे से पूछा। अम्मी ने कंधे उचकाकर ना में जवाब दिया। इतने में परी चाय की ट्रे लिए आ गई, जिसमें 2 कप चाय और एक छोटी प्लेट में स्नैक्स रखे थे। मैंने चाय लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पापा ने मुझे मेरे कमरे से ही आवाज लगाई। मैंने तुरंत चाय का कप छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। आमिर शेख,
समीर इधर आओ। कहाँ से बारिश का पानी लीक होता है? मैंने छत की तरफ इशारा किया। अच्छा, तो यहां से पानी आता है। तो एक काम करते हैं, तुम आज रात गेस्ट हाउस में सो जाओ। अपना बेड तुम वहीं पर सटा कर ले जाओ। परी से कह दो वो वहां सफाई कर देगी और जिससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। इतना कहकर पापा बाहर आ गए और मैं उनके पीछे पीछे सिर हिलाता हुआ और कुछ कहने की कोशिश करता हुआ बाहर आ गया। लेकिन पापा मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया। बाहर आकर पापा ने परी को आवाज लगाई। आमिर शेख। परी, परी बेटा। अच्छा, चाय ले आई। ओह बेटा, एक काम करो, गेस्ट हाउस काफी वक्त से बेकार पड़ा है, वहां थोड़ी साफ सफाई कर दो। परी ने हैरान और भोली शक्ल बनाकर पापा से पूछा। परी, गेस्ट हाउस की सफाई? पापा, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? इतना कहकर परी ने तिरछी निगाह से मुझे देखा और शरारती मुस्कान चेहरे पर ले आई। मैं समझ गया कि परी मुझे चिढ़ा रही है। परी के सवाल पर पापा ने समझाते हुए जवाब दिया। आमिर शेख। नहीं बेटा, कोई मेहमान नहीं आ रहे, बल्कि तेरा भाई समीर बारिश बरसात में गेस्ट हाउस में ही सोएगा। सफाई हो जाने के बाद बेड शिफ्ट करने में भी इसकी हेल्प कर देना। मैं फ्यूल स्टेशन तक जा रहा हूं, बाजार से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो, लौटते वक्त लेता आऊंगा। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। लेकिन परी का मुंह देखने लायक था। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, समीर। परी, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा है? चलो अब काम पर लग जाओ, जल्दी से गेस्ट हाउस की सफाई कर दो, उसके बाद बेड पकड़ने में मेरी हेल्प करना। परी, मम्मी समझा लो भाई को, मैं कोई सफाई वफाई नहीं करने वाली, जिसको सोना हो वो खुद कर ले। मम्मी, आपको पता है गेस्ट हाउस कब से वीरान पड़ा है, वहां पर एक बल्ब तक नहीं है। मैं अंधेरे में कैसे सब कुछ करूंगी? पता नहीं कब से वहां सफाई नहीं हुई, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, हम वैसे कुछ लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते। अब देखो, समीर भाई कह रहे थे दादी के कमरे में ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। परी को तो अब एक नया बहाना मिल गया मुझे चिढ़ाने का। वैसे भी वो कोई मौका कहाँ छोड़ती थी। बात तो सही है, मुझे दादी के कमरे में ही सोना था। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। मैंने भी परी को जवाब देते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। समीर, देख परी की बच्ची, तुझे जो बोलना है बोल, और हाँ, सफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसी अंधेरी धूल भरे गेस्ट हाउस में कौन सोने वाला है? मैं तो दादी के कमरे में ही सोऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारी नोकझोंक देखकर मम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। अमीना, अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। परी, जाओ जाकर देखो, किचन में थोड़ा काम है और सारे बर्तन धो देना। और तुम समीर बेटा, ये क्या जिद है तुम्हारी? गेस्ट हाउस में ही सो जाओ ना आज, और परी को रहने दो। सफाई मैं कर देती हूँ। तुझे मालूम है तेरे पापा भी तेरी तरह जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे। बाकी तुझे जैसा सही लगे। मम्मी इतना कहकर अंदर चली गई। अब उन्हें क्या बताऊं, अगर आज दादी के कमरे में नहीं सोया तो परी की बच्ची मुझे बहुत चिढ़ाएगी। बातों बातों में शाम के 8 बज गए। शाम से ही बादलों की वजह से अंधेरा था और रात होते होते अंधेरा और भी घना हो गया। इतने में पापा भी बाहर से आ गए। अब पापा का मूड सही लग रहा था। यही समय था पापा से बात करने का। पापा ने मेरे हाथ में जलेबी की थैली थमाते हुए कहा, अमीर शेख बेटा, ये किचन में दे आओ और मेरे रूम से चप्पल लेते आना। सारा दिन जूते पहने पहने थक गया हूं। गेस्ट हाउस की सफाई हो गई, सामान शिफ्ट कर लिया। मैंने पापा की तरफ देखा और बहुत ही दबी सहमी हुई आवाज में नहीं, अभी नहीं बोलकर किचन की ओर चला गया। जब लौट कर आया तो पापा पूछने लगे, अमीर शेख, क्यों भाई? मैंने तो परी को बोला था कि सफाई कर दे, फिर क्या हुआ? अच्छा, तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ? इतना कहकर पापा ने परी को आवाज लगाई। परी, परी बेटा, यहां आओ। पापा की आवाज सुनकर परी बाहर आई और फिर सवाल जवाब शुरू हो गए। परी ने हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित करते हुए सारे इल्जाम मुझ पर मढ़ दिए और मुझे चिढ़ाती हुई अंदर चली गई। अब पापा मुझे देख रहे थे और मैं कभी छत को, कभी दरवाजे को, तो कभी दीवारों को ताक रहा था। मेरी हिम्मत न हुई पापा से नजर मिलाने की। पापा ने मुझसे सख्त लहजे में पूछा, परी जो कह रही है सच है? मैंने बहुत घबराते हुए हाँ में मुंडी हिला दी और फिर हिम्मत करके मैंने बोल ही दिया, पापा मुझे गेस्ट हाउस में नहीं सोना। वहां लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है और इतना कबाड़ा पड़ा है, मैं वहां नहीं सो सकता। आप मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो, मैं आज रात वहीं सोऊंगा। मैंने हिम्मत करके बोल तो दिया, लेकिन पापा के डर से मेरी हालत खराब थी कि अब पापा मुझे खूब डांटेंगे। मेरी बात सुनकर पापा ने कुछ सोचा, फिर बहुत आराम से समझाते हुए जवाब दिया, पापा मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। अब मैं तुम्हें किन शब्दों में समझाऊं? इतना कहकर पापा खामोश हो गए। मुझे नहीं मालूम पापा ने ऐसा क्यों कहा। पापा कुछ देर यूं ही सोचते रहे, फिर आसमान देखा और पता नहीं क्यों अचानक से कैलेंडर देखने लगे। फिर बहुत सोचकर दादी के कमरे की तरफ देखकर बोले, ठीक है आज रात तुम दादी के कमरे में सो जाओ,
लेकिन सिर्फ आज। चलो कमरे की तरफ। इतना कहकर पापा दादी के कमरे की चाबी लेने चले गए। हमारे घर की बनावट कुछ ऐसी है कि बीच में एक बड़ा सा खाली मैदान या आंगन है और एक तरफ हमारा मकान बना हुआ है, दूसरी ओर दादी का कमरा। दरअसल वो एक कमरा नहीं बल्कि एक पूरा मकान है जिसमें एक बड़ा और दो छोटे कमरे बने हुए हैं। जैसा कि पापा से मैंने सुना है, मेरे दादा एक बहुत बड़े सूफी थे, तो इसी कमरे में बैठकर वो रात भर रूहानी इलाज के लिए पढ़ाई करते थे, जिससे किसी पर जादू या काले साए का पता लगाया जा सके। मंत्र तंत्र विद्या, जिससे प्रेत आत्माओं को वश में किया जाता है। पापा ने यह भी बताया था कि एक जिन्न दादा के ताबे में था। इसी जिन्न की मदद से दादाजी सबका इलाज करते थे। इसलिए दादा के इंतकाल के बाद दादी ने इसी कमरे में रहना पसंद किया और यहीं अपनी आखिरी सांस ली। दादा के इंतकाल, स्वर्गवास के बाद दादी ने दादा के कमरे में ही रहना पसंद किया और वहीं आखिरी सांस ली। उस दिन से आज तक कोई भी उनके कमरे में रात तो क्या, दिन में भी नहीं गया। बस पापा ही हर बृहस्पतिवार को सूरज डूबने से पहले उस कमरे में जाते हैं, और वह भी सिर्फ 2-3 मिनट के लिए एक चिराग को रोशन कर वापस आ जाते हैं। मुझे नहीं मालूम पापा ये सब क्यों करते थे, लेकिन इतने सालों में उन्होंने कभी किसी को अपने साथ अंदर नहीं ले गए। पूछने पर भी पापा ने कुछ नहीं बताया। बस मम्मी कभी कभी कहती थीं कि उस कमरे में किसी बड़े जिन्न का साया है, शापित। पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों कहती थीं, हमें डराने के लिए या किसी राज को छुपाने के लिए। मैं इतने सालों तक बस वहम में ही जीता रहा, लेकिन आज मैं सच से रूबरू होने जा रहा हूं। आज बृहस्पतिवार नहीं है, इसी कारण पापा ने मुझे इजाजत दे दी। मेरे अंदर जिज्ञासा का तूफान उमड़ रहा था। कमरे को बाहर से तो कई बार देखा था, लेकिन आज न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया कमरे के पास पहुंच गया। कमरे के पास पहुंचते ही एक बहुत तेज इत्र की खुशबू आई। खुशबू कुछ जानी पहचानी थी। ऐसी ही खुशबू दादी लगाया करती थी। उनके जाने के बाद मैंने इस तरह की खुशबू कभी महसूस नहीं की। और तो और घर में ऐसा इत्र तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, तो फिर यह खुशबू। मैं और आगे बढ़कर खिड़की से अंदर झांकना चाहता था, लेकिन मकड़ी के जालों और धूल की परत से खिड़की बंद सी हो गई थी। अंदर कुछ देख पाना मुश्किल था। जैसे ही मैंने खिड़की के जालों को साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरी सांसें थमसी गईं, धड़कनें तेज हो गईं। मेरे ऊपर एक अजीब दहशत छा गई। मैं डर के मारे उछल पड़ा। जब पीछे देखा तो पापा थे। पापा को देखकर मेरी जान में जान आई। पापा ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तो सवालों की बौछार कर दी। पापा, समीर, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? तू घबरा क्यों रहा है? सब ठीक है? तू इस तरह कांप क्यों रहा है? मैंने एक गहरी सांस ली, अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ देर शांत रहकर जवाब दिया, कुछ नहीं पापा, मैं ठीक हूं। आज गर्मी बहुत है, इसलिए पसीना आ गया। अब पापा को क्या बताता कि मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूं। मैंने खुद को संभालते हुए बात बदल दी। अरे, आप चाबी ले आए, लाइए मैं ताला खोलता हूं। मैंने चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पापा ने मुझे चाबी नहीं दी, बल्कि मुझे पीछे करते हुए खुद आगे आए और मुझसे कहने लगे, पापा बेटा देख ले, अभी भी वक्त है। तू इस कमरे में मत जा, तेरी भलाई इसी में है। चल आज तू मेरे कमरे में सो जाना। पता नहीं क्यों पापा बार बार मुझे अंदर न जाने की सलाह दे रहे थे। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैं भी अब पक्का इरादा कर चुका था। अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं था। पापा मुझसे बात कर ही रहे थे, इतने में जोरदार बिजली चमकी और गरजने लगी। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से पूरा माहौल ही बदल गया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने पापा से कहा, पापा जी अब देर ना करें, देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। पापा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने कुर्ते की जेब में कुछ ढूंढने लगे। होंठों से कुछ बड़बड़ाने लगे और एक काला धागा जिसमें एक ताबीज बंधा हुआ था मेरे गले में डाल दिया। फिर मेरे ऊपर फूंक मारकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। 1 मिनट तक ये सब करने के बाद पापा ने चाबी से ताला खोला और अंदर चले गए, लेकिन मुझे बाहर ही रुके रहने के लिए कहा। शायद अंदर रोशनी करने गए थे। अंदर जाकर पापा ने लाइट ऑन की, लेकिन तेज आंधी तूफान की वजह से पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। फिर पापा ने हर कोने में चिराग जलाए ताकि भरपूर रोशनी हो सके। करीब 2-3 मिनट बाद पापा ने मुझे अंदर बुलाया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, मुझे फिर से वही इत्र की तेज खुशबू आई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब हो क्या रहा है। अनसुलझी पहेलियों के साथ मैंने कमरे में कदम रखा। दरअसल दादी के कमरे की बनावट कुछ ऐसी थी। दाखिल होते ही एक बड़ा हॉल, आगे एक छोटी गैलरी और दाएं बाएं 2 कमरे। लेकिन मैं कभी उन दोनों छोटे कमरों में नहीं गया। दादी के समय से ही जब मैं यहाँ आता था तो दादी हॉल में ही रहती थीं। वहीं उनसे मिलता और फिर वहीं से बाहर चला जाता था। अक्सर उन दोनों छोटे कमरों में ताले लगे रहते थे। इतने सालों बाद भी कमरे में कुछ नहीं बदला था,
सब कुछ वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था। वहां दादी का एक बड़ा पलंग, उसके नीचे रखा हुआ एक बड़ा संदूक, पानी का घड़ा, सब कुछ उसी तरह रखा हुआ था जैसे मैंने बचपन में देखा था। बचपन की यादें ताजा हो गईं। एक पल को भी नहीं लगा कि मैं 12 साल बाद इस कमरे में आया हूं। लेकिन एक बात मुझे अचंभे में डाल रही थी कि इतने सालों में यहां कोई नहीं आया सिवाय पापा के, फिर भी इतनी सफाई कैसे थी। आश्चर्य की बात है ना। और तो और दादी के पलंग पर बिछी चादर भी एकदम सफेद थी, जैसे किसी ने आज ही बिछाई हो। ना कोई मच्छर, ना कोई बरसाती कीड़े मकोड़े, सब कुछ एकदम सामान्य। मतलब एक अजीब सा लेकिन खुशनुमा माहौल। सामान्य तौर पर अगर कोई कमरा 1 महीने भी बंद रहे तो वह धूल और मकड़ी के जालों से भर जाता है और कई तरह के जीव जंतु उसमें घर बना लेते हैं। लेकिन दादी के कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बाहर खिड़की पर जरूर जाले थे, लेकिन अंदर एकदम साफ सफेद दीवारें, जैसे आज ही पेंट किया गया हो। कमरा इस तरह महक रहा था जैसे खास मेरे लिए सजाया गया हो। अंदर आने से पहले मैं सोच रहा था कि कमरे में तो बहुत सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो गंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं इन सब नज़ारों की धुंध में खोया हुआ था कि अचानक पापा ने कहा, अकाय के बाद की के कमाई भाग आ रही। पापा, समीर बेटा, कहाँ खोया हुआ है? अब तुझे सुकून मिला? देख कितनी गंदगी है यहाँ। ना सोने के लिए कोई बेड है और ना ही बिस्तर लगाने लायक जमीन। अब तू कहाँ सोएगा? हर जगह सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और चूहों का बसेरा है। देख यहाँ कितनी घास उगाई है। बरसाती कीड़ों के शोर से कान फटे जा रहे हैं। और तो और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे कोई गोश्त, मांस का टुकड़ा सड़ रहा हो। शायद बिल्ली ने यहाँ कबूतर या चूहा खा लिया होगा। इतना कहकर पापा अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए बाहर चले गए। ये सब सुनकर मैं तो एकदम दंग रह गया। पापा आखिर ये सब क्या कह रहे हैं? धूल, मकड़ी का जाला, कीड़े मकोड़े, सड़े हुए मांस की बू। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या पापा झूठ बोल रहे हैं या मैं पागल हो गया हूं? मैंने खुद को होश में लाकर पूरा कमरा फिर से देखा। नाक सिकोड़कर गंध ली, लेकिन मुझे अब भी वही इत्र की तेज सुगंध आ रही थी। साफ सुथरा कमरा, एकदम खुशनुमा माहौल। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। तब मैंने आगे बढ़कर दरवाजे के पास रखे घड़े से पानी लिया और मुंह पर छपका मारा। पानी एकदम ठंडा और ताजा था। मैंने कुछ चुल्लू भर पी भी लिया। मुझे ऐसा करते देख पापा तेजी से मेरे पास आए और मेरा हाथ झटकते हुए बोले, पापा समीर, दिमाग ठीक है तेरा? ये क्या कर रहा है? चेहरे पर मिट्टी क्यों लगा ली? और तो और मिट्टी खा भी रहा है। या अल्लाह, तुझे क्या हो गया है? इसलिए मना कर रहा था इस मनहूस कमरे में आने के लिए। आखिरकार मेरा डर यकीन में बदल गया। अब चल, एक पल भी तुझे यहां नहीं रुकने दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर पापा को क्या हो गया था? ताजा पानी उन्हें मिट्टी क्यों लगा? इतना कहते कहते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर घसीटने लगे। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर पापा को ताजा पानी मिट्टी क्यों लगा? मेरी जिज्ञासा और रोमांच अब भय में बदल चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भ्रमजाल में फंस गया हूं। मेरी ऐसी हालत देखकर पापा से रहा न गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर दिया। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पापा के हाथों से मेरी पकड़ ढीली होती जा रही थी। वो मुझे बाहर खींचने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। फिर एक जोर का झटका लगा, जिसकी वजह से मैं कमरे की दहलीज से बाहर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत मुझे पूरे जोर से अंदर की ओर खींच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसी ताकत ने मुझे बाहर की ओर धकेल दिया। बाहर आते ही मेरा भ्रमजाल टूट गया। जो कमरा अभी तक मुझे खुशनुमा लग रहा था, वही अब घिनौना और डरावना महसूस होने लगा। जो गंध मुझे इत्र की खुशबू लग रही थी, वह असल में सड़े हुए गोश्त से निकलने वाली गंध थी, और वह गंध मेरे शरीर से भी आ रही थी। बाहर आकर जब मैंने खुद को देखा तो पाया कि मेरा जिस्म मकड़ी के जालों और कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था। अपने जीवन में ऐसा भयावह अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने पलट कर देखा, पापा पीछे ही खड़े थे। मैं दौड़कर इस तरह पापा से लिपटा जैसे कोई छोटा बच्चा डर के मारे अपने पिता से लिपट जाए। मेरी आंखों में आंसू थे। पापा ने मुझे दिलासा दिया और दूसरे मकान में, जो बगल में ही था, ले गए। घर में मुझे इस हालत में देखकर अम्मी, परी और मेरे दोनों छोटे भाई बहन हैरत में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ये हालत कैसे हुई। सबकी सवालों भरी निगाहें पापा की ओर थीं। मैं वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। खुद को आईने में देखकर बहुत डर गया। पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की लानत बरसी हो मुझ पर। लाल, भूरे और सुरमई रंग की मिट्टी, आधी गीली और आधी सूखी, मेरे चेहरे पर लगी हुई थी। आंखें सुर्ख अंगारे जैसी हो गई थीं। मुंह से राल टपक रही थी। पूरे जिस्म से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सालों बाद किसी गुफा से निकला हूं। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आया।
सब लोग मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। उस मंजर को बार बार सोचकर मेरे तन बदन में सिहरन दौड़ जाती थी। पापा ने मेरी हालत और सबकी सवालिया निगाहों को देखकर चुप्पी तोड़ दी। मेरे पास बैठते हुए बोले, पापा अब सही लग रहा है तुम्हें? ठीक हो तुम बेटा? मैं इसलिए मना करता था उस कमरे में जाने से। आज तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि एक बाप बच्चों का दुश्मन नहीं होता, जो कहता है भले के लिए ही कहता है। पापा को बीच में ही टोकते हुए मैंने सहमी हुई आवाज में पूछा, पापा जी अब तो आप बताइए, ये सब क्या है? कौन सा मनहूस साया है जिसने ये सब किया? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपको बताना ही होगा। पापा ने अम्मी की तरफ देखा। कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन खामोश हो गए। पापा की ये चुप्पी देखकर मम्मी झल्ला गईं और बोली, दिपी आपको पार की। मम्मी देख लिया आपने अपनी जिद का नतीजा। कितनी बार कहा था आपसे, समीर को अंधेरे में मत रखिए, उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए, लेकिन आपने कभी मेरी नहीं सुनी। आज समीर की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। देखिए यही सही वक्त है, सब बता दीजिए ताकि आगे फिर कोई ऐसा हादसा ना हो। पापा ने मम्मी की बात सुनकर परी को इशारा किया, अय्यान और सुबी को अंदर ले जाओ। शायद पापा नहीं चाहते थे कि दोनों छोटे बच्चे ये सब जानकर डर जाएं और जीदगी में हमेशा डर के साये में जिएं। परी उन्हें उनके कमरे में ले गई। अब पापा ने मेरी तरफ पूरी तवज्जो देते हुए अपनी बात शुरू की। पापा, बेटा जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे दादा एक बहुत बड़े सूफी थे, तपस्वी। उनके वश में एक बहुत जालिम जिन्न था। एक बार तुम्हारे दादा को एक गांव की मस्जिद का इमाम पुजारी बनाया गया था। मस्जिद के पास ही वो मकान में रहते थे। एक रोज अब्बा के पास एक आदमी आया। उसने बताया कि वह बरसों से उसी गांव में रह रहा है और बहुत दुखी है। अब्बा ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब उसने अपनी आपबीती सुनाई। इमाम साहब, बहुत आस लेकर आपके पास आया हूं। उस आदमी की बात सुनकर अब्बा से रहा ना गया, क्योंकि वो बहुत रहमदिल इंसान थे। अब्बा ने उससे कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तब उस आदमी ने बताया, इमाम साहब मैं एक शाही खानदान से हूं। मेरी अरबों की जायदाद है जो मुझे पुरखों से मिली है। इतनी दौलत का क्या फायदा जब कोई वारिस ही ना रहे। मेरी हवेली पर एक मनहूस जिन्न का साया है। कोई भी नवेली दुल्हन ज्यादा दिन तक जीदा नहीं रहती। अगर बच भी जाए तो कभी मां नहीं बनती। मेरी पैदाइश भी दूसरे गांव में हुई थी। जब मैं 14 साल का हुआ तब जाकर मेरे वालिद ने मुझे हवेली में रहने की इजाजत दी। बहुत सारे सूफी बाबाओं को यह हवेली दिखाई, लेकिन आज तक कोई भी इस जिन्न को काबू में नहीं कर पाया। आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आपके पास आया हूं। मुझे मायूस मत करना। आखिरकार अब्बा ने उस आदमी की मदद करने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, अब्बा ने दिन रात एक कर दिए, फिर भी वो जिन्न काबू में ना आ पाया। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ऐसे ही अब्बा को जिन्न की एक कमजोरी पता चल गई, और वो थी जिनी, यानी जिन्न की बेटी, जिसमें जिन्न की आधी शक्तियां कैद थीं। वो एक अच्छी जिनी थी। तेरे दादा ने पहले उसे वश में किया, फिर मंत्रों का जाप किया, जिससे जिन्न कमजोर पड़ गया, और इस तरह अब्बा ने उस जिन्न और जिनी दोनों को कैद करके अपने घर ले आए। इस हादसे के बाद अब्बा का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। कहते हैं एक गलती पूरा खेल बिगाड़ देती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। एक दिन अब्बू काम से बाहर गए हुए थे, तो मैं और बड़े भाई यानी तेरे सलीम चाचा, हम दोनों घर में ही खेल रहे थे। सलीम भाई खेल खेल में अब्बू के कमरे जाकर उसी संदूक में छुप गए जहां वो जादुई शीशियां रखी थीं, जिनमें जिन्न और जिनी कैद थे। अनजाने में भाई से वो शीशी टूट गई जिसमें जिन्न की बेटी जिनी कैद थी, और फिर जिनी आजाद हो गई। लेकिन ये बात बड़े भाई को पता नहीं चली। अब्बू ने टूटी हुई शीशी देखी तो सब समझ गए, लेकिन अब्बू को पता था कि जिनी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि जिन्न को आजाद करा सके। ऐसे ही 15 साल गुजर गए। मैं और भाई अब जवान हो चुके थे। जब जिनी को पता चला कि अब्बा के अलावा कोई और जिन्न को आजाद नहीं कर सकता, तो अब्बा पर दबाव बनाने के लिए जिनी ने बड़े भाई को अपने जाल में फंसाने की एक तरकीब बनाई। जिनी ने एक बहुत खूबसूरत लड़की का रूप लिया और बड़े भाई को मोहब्बत के जाल में फंसाने लगी। 3-4 महीने तक खेल यूं ही चलता रहा, और एक रोज बड़े भाई उस लड़की जैसी जिनी को शादी कर घर ले आए। लेकिन अब्बू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये एक छलावा है, कोई लड़की नहीं बल्कि जिनी है। अब्बू ने उससे पूछा, क्या चाहती है तू? मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू एक नेक जिनी है, इसलिए तुझे कुछ नहीं कहा, वरना तुझे भी तेरे बाप के साथ कैद कर देता। जा चली जा। अब्बू की बात सुनकर जिनी भड़क गई और बड़े भाई को हवा में उठा लिया। उसने अब्बू को धमकी दी, अगर मेरे पिता को आजाद नहीं किया तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। अचानक पता नहीं उसके दिल में क्या रहम आया, उसने बड़े भाई को वहीं फेंक दिया और जाते जाते कहने लगी, मेरे पिता को कैद कर लिया, लेकिन मैं आजाद हूं। अब तबाही मचाऊंगी। तेरी हर आने वाली नस्ल को, खासकर जो जवान होंगे,
उन्हें गुमराह कर दूंगी। इतना कहकर जिनी गायब हो गई। जब से ही बेचारे सलीम भाई की दोनों टांगें खराब हो गईं और वो अपाहिज हो गए। अब्बू के गुजर जाने के बाद बड़े भाई भाभी के साथ दुबई शिफ्ट हो गए और तब से आज तक इंडिया नहीं लौटे। तो बेटा, जब से आज तक तुझे उस कमरे से दूर रखा गया ताकि उस जिनी का साया तुझ पर न पड़े और वो तुझे अपने जाल में न फंसा सके। बस बेटा, इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। इतना कहकर पापा ने पानी पिया और एक लंबी सांस ली। यह सब जानकर मेरे दिल से डर तो निकल गया, लेकिन जिज्ञासा का सैलाब उमड़ पड़ा। पता नहीं क्यों मेरा मन इन सब बातों को नकार रहा था। मन ही मन अजीब ख्याल आने लगे। पापा की बात सुनकर मेरे अंदर का डर तो निकल गया और मुझे कुछ वक्त के लिए तसल्ली भी मिल गई, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। मैं 21वीं सदी का एक शिक्षित युवक हूं और मेरी सजगता मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। जो कुछ पापा ने मुझे बताया, क्या वो सच है या महज एक मनगढ़ंत कहानी, या कोई ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए एक अलग ही कहानी बताई जा रही है। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब क्या है मुझे नहीं मालूम। पापा मुझे सारी आपबीती सुनाकर अपने कमरे में चले गए और उनके पीछे पीछे मम्मी भी चली गई। मेरी नजर पापा के चश्मे पर पड़ी, जिसे वो हॉल में ही भूल गए थे। मैंने परी को आवाज लगाते हुए चश्मा ले जाने को कहा। शायद वो रसोई में व्यस्त होने की वजह से बाहर नहीं आई। 1-2 बार आवाज देने पर मैंने सोचा मैं खुद ही पापा को चश्मा दे आता हूं। मैं पापा के रूम की तरफ चल दिया। जैसे ही रूम की खिड़की के पास पहुंचा तो देखा पापा मम्मी से दबी दबी आवाज में कुछ कह रहे थे। पहले तो लगा शायद कोई साधारण बात होगी, लेकिन मैं उस वक्त चौंक गया जब अम्मी ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए किसी बात में मेरा नाम लिया। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं चुपचाप खिड़की के बाहर से ही उनकी बात सुनने लगा। बहुत हल्की आवाज की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बातें हो रही हैं। मैंने तो अम्मी को पापा से बस ये कहते सुना कि आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। समीर को कभी ना कभी सच पता चलना ही है। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। इससे पहले कि मैं कुछ और सुन पाता, अचानक परी ने पीछे से आकर मुझे डरा दिया, जिससे मेरा ध्यान भटक गया। वो कहने लगी, भाई आपकी चोरी पकड़ी गई। क्या बातें सुन रहे हो यहां छुपकर। एकदम से परी को देख मैं घबरा गया। हड़बड़ाहट में मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने पैर में मोच आने का बहाना बना दिया और जैसे तैसे बात को बनाते हुए परी को कड़े लहजे में कहा, परी ये क्या बचपना है, तुम अब बच्ची नहीं हो। क्या बेहुदापन है, कुछ भी बकवास करती हो। हम दोनों की आवाज सुनकर मम्मी पापा रूम से बाहर आ गए। पापा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, समीर क्या बात है, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो। मुझसे पहले परी बोल पड़ी, पापा भाई आप दोनों की बातें छुपकर सुन रहे थे। मैंने इन्हें ऐसा करते देख लिया तो ये इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। परी की बात सुनकर अम्मी पापा ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो और फिर मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखने लगे। मैंने फौरन अपना बचाव करते हुए कहा, मम्मी पापा आप दोनों इसकी बातों में मत आइए। मैं तो पापा आपका चश्मा देने आया था। अचानक से मेरा पैर फिसल गया, जिस वजह से मोच आ गई, इसलिए यहीं रुका हुआ था। इतने में पीछे से ये पागल परी आ गई और बकवास करने लगी। मेरी बात से पापा को तसल्ली हो गई और उन्हें यकीन आ गया कि मैं सच बोल रहा हूं। ये सब सुनकर मम्मी ने मेरे पैर को देखते हुए कहा, देखने में तो ठीक लग रहा है, फिर भी इस पर मलहम लगा लेना। मैं नहीं चाहता था कि कोई नया मसला खड़ा हो, इसलिए मैं गेस्ट हाउस में सोने के लिए राजी हो गया और उसकी साफ सफाई में लग गया। परी की मदद से अपना बेड, बैठक और कुछ जरूरी सामान गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर लिया। परी ने मेरी खिंचाई करते हुए कहा, भाई आपकी इतनी उठक बैठक का क्या फायदा, आखिर में मिला तो आपको गेस्ट हाउस ही, लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने परी को गुस्से की नजर से देखा तो परी ने बात बदलते हुए मुझसे मिल्क शेक के लिए पूछा। मैं अक्सर सोने से पहले मिल्क शेक पीता था। इतना कहकर परी बाहर चली गई। मेरे मन में पहले से ही हजारों सवाल उमड़ रहे थे और इन सवालों को मम्मी पापा की बातों ने शक में बदल दिया। अब मैं इस शक को यकीन में बदलना चाहता था। मैंने मन ही मन फैसला लिया कि अब मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा और न ही इस मसले पर किसी से बात करूंगा, बल्कि खुद छानबीन करूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मम्मी की बातों पर ध्यान चला जाता। आखिर कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मम्मी पापा आखिर क्या बात कर रहे थे। मैं कमरे में टहलने लगा। इतने में परी मिल्क शेक लेकर आ गई। परी बोली, भाई ये लो आपका स्पेशल मिल्क शेक, जल्दी से पी लो। फिर मुझसे मत कहना कि मिल्क शेक अच्छा नहीं बना। परी को बकबक की आदत है, वो वही किए जा रही थी। परी ने मुझे इस तरह परेशान देखा तो कहने लगी, भाई क्या बात है, आप कुछ टेंशन में हैं? सब ठीक है ना? मैंने परी को अभी कुछ भी बताना सही नहीं समझा और उसे इधर उधर की बातों में टाल दिया। रात बहुत हो चुकी थी। बेड पर लेटे लेटे सोचने लगा। ना जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, पता ही नहीं चला। अगली सुबह, ओहो, आज भी बादल छाए हुए हैं। आसमान दूर तक काली घटा से सराबोर है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
मैंने लेटे लेटे खिड़की का नजारा देखते हुए खुद से कहा। सुबह के 7 बज रहे थे। मम्मी रोज के अपने कामों में मसरूफ थीं। परी किचन में नाश्ता बना रही थी। पापा अपनी ड्यूटी के लिए जा चुके थे और मैं आंखों में नींद लिए अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर निकला। तभी मेरा ध्यान कल की घटना की तरफ गया और फिर से सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। कल का मंजर सामने आते ही नींद मानो हवा हो गई। मैंने फ्रेश होकर थोड़ी जॉगिंग की और एक्सरसाइज भी की, फिर ब्रेकफास्ट किया। मैं फिर से इन सवालों के भंवर में फंस गया कि कैसे पता लगाऊं सच का। मैंने बड़ी ही मासूम और शिद्दत भरी निगाहों से आसमान को देखा और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए खुदा, अब तू ही कोई रास्ता बता। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा समीर, अपना बाकी का सामान, कपड़े वगैरह गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर लो। मैं अपने रूम में गया और बचा हुआ सामान, जिसमें कपड़े, जूते, किताबें, स्टेशनरी आदि थे, एक बैग में भरकर गेस्ट हाउस में ले जाकर अलमारी में सेट करने लगा। तभी अलमारी के ऊपरी शेल्फ में कुछ पुरानी फोटो एल्बम्स रखी हुई दिखी। मैंने पहले भी उन एल्बम्स को देखा था। अपना सारा काम निपटा कर मैं उन सभी एल्बम्स को एक एक कर देखने लगा। पहली एल्बम मेरे मम्मी पापा की शादी की थी, लगभग 25 साल पुरानी। एक एल्बम में मेरी और परी के बर्थडे के फोटो थे। उन फोटोज में चाचा जी भी नजर आ रहे थे। ये सभी फोटो लगभग 17 साल पुराने थे। उसके बाद चाचा इंडिया कभी नहीं आए। चाचा जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, अपने पैरों पर खड़े थे हर फोटो में। लेकिन पापा के मुताबिक चाचा को तो पापा की शादी से पहले ही जिन ने अपाहिज कर दिया था और वो आज तक अपाहिज हैं। तो फिर इन तस्वीरों में कैसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये राज, कुछ तो गड़बड़ है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। पापा ने मुझसे झूठ बोला है और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। अब तो एक ही रास्ता था सच पता करने का। या तो मैं दादी के बंद कमरे में दोबारा जाऊं या फिर किसी तरह से चाचा से इस राज के बारे में पता करूं। लेकिन इतने सालों तक चाचा से संबंध न होने के कारण हमारा उनसे संपर्क नहीं था। पर इन तस्वीरों में मुझे एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दी। ऐसे ही कशमकश में कई दिन गुजर गए और एक रोज परी ने मुझे परेशान देखकर मुझसे सब कुछ बताने को कहा। मैंने परी को शुरू से अब तक की सारी बात बताई। वो सब जो मेरे साथ हुआ, मेरी बेचैनी की वजह क्या है। परी को मेरी बातों में सच्चाई नजर आई और उसने मेरा साथ देने की बात कही। फिर क्या था, अब मुझे परी का साथ भी मिल गया था। अब मुझे सच जानने से कोई नहीं रोक सकता था। बस मेरे लिए रास्ते खुलते जा रहे थे। मैं सच से बस कुछ ही दूर था। अब सवाल यह था, क्या इतने सालों बाद चाचा जी हमसे बात करेंगे? क्या वो हमें सच बताने के लिए राजी होंगे या वो भी हमें झूठी दास्तान सुनाएंगे? मैंने परी को सब सच बता दिया, जिससे अब वो भी मेरे साथ थी। लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह से चाचा से बात की जाए। कुछ तो क्लू मिले जिससे मैं राज तक पहुंच सकूं। मैं बस इसी उलझन में कैद था। तभी परी मेरे कमरे में आई और उसने जो बताया वो वाकई मेरे लिए एक नई उम्मीद की किरण जैसा था। परी, भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप चाचा तक पहुंच सकते हैं। परी की बात सुनकर मैं एकदम चौंक गया। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, परी, जल्दी से बताओ, क्या आइडिया है? मेरे पूछने पर परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परी, पापा की डायरी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि परी क्या कहना चाह रही है। मैंने जोर देकर पूछा, पापा की डायरी? क्या मतलब? क्या चाहती हो? ठीक से बताओ। परी, भाई, पापा के पास एक पुरानी डायरी है। हो सकता है उसमें चाचा का कोई कांटेक्ट नंबर लिखा हो। पापा सब कुछ अपनी डायरी में नोट करते हैं, आपको तो पता है ना। परी, तेरी बात में दम तो है, लेकिन इसमें जोखिम है। पापा की डायरी तक हम कैसे पहुंचे? हम उनसे डायरी मांग भी नहीं सकते। पापा कभी नहीं देंगे, तुझे पता है ना। परी, भाई, आपकी बात सही है, लेकिन पापा को तभी पता चलेगा जब उन्हें खबर लगे। इस वक्त पापा ऑफिस गए हैं और मम्मी मार्केट में हैं। यही सही मौका है। पापा की अलमारी से डायरी निकाल लाते हैं। परी की बात सुनकर पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बिना इजाजत पापा की अलमारी से डायरी निकालना मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर परी के जोर देने पर मैं राजी हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं पापा के कमरे में पहुंचा और परी से कहा, बाहर नजर रखना। फिर मैंने डायरी खोजना शुरू किया। डायरी मुझे मिल गई थी। तभी परी घबराई हुई आई और बोली, भाई, पापा आ गए हैं। मैंने जल्दी से अलमारी बंद कर दी और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और कमरे से बाहर आ गया। लेकिन पापा ने मुझे बाहर निकलते हुए देख लिया। उन्होंने शक की निगाहों से देखा और पूछा, बेटा, कुछ चाहिए था तुम्हें? मैं नहीं चाहता था कि पापा को चाचा जी के बारे में कुछ भी पता चले या उन्हें यह मालूम पड़े कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने बात को वहीं दबा दिया। तभी परी समझ गई और बोली, भाई, ले आए आप मम्मी पापा की शादी की एल्बम? मैंने परी को बहाना बनाते देखा और तुरंत जवाब दिया, नहीं परी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन एल्बम कहीं नहीं मिली। पापा परी की बातों को बहुत मानते थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, बस इतनी सी बात, तुम लोग ऐसे घबरा गए जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराए
और अपने कमरे में चले गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैंने परी से कहा, मेरी कोचिंग क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूं। तुम्हें जो मैंने बोला है उस काम को अंजाम दे देना। पापा की डायरी में जो भी जरूरी जानकारी या नंबर मिले उसे नोट कर लेना, और जब पापा कहीं बाहर जाएं तो डायरी को उसी जगह वापस रख देना। ओके? परी को समझाकर मैं अपनी कोचिंग के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 2 घंटे मेरी कोचिंग चली। मैं घर के लिए निकल ही रहा था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। कई घंटे तक मैं वहीं कोचिंग सेंटर में बारिश के थमने का इंतजार करता रहा। मेरा बैच लास्ट था, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स जो पास रहते थे अपने अपने घर जा चुके थे। अब सेंटर में सिर्फ मैं और 6-7 और स्टूडेंट्स रह गए थे। उनमें मेरे दोस्त पंकज, उजैर, अश्विन, रूही और उसकी एक फ्रेंड शामिल थे। अब जरा आपको रूही के बारे में भी बता दूं। जी हाँ, रूही मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। वो मेरे साथ स्कूल से है, लेकिन हमारी दोस्ती तब हुई जब वो कॉलेज में नई नई आई थी। शुरू में मैं उसे इतना नहीं जानता था जितना अब जानता हूँ। मैं रूही को बहुत चाहता हूँ, लेकिन कभी उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं वो मेरी दोस्ती को ठुकरा ना दे, कहीं मैं उसे खो ना दूं। उसके चेहरे की कशिश के बारे में क्या कहूं। उसका चलना ऐसा था जैसे तहजीब अपने दामन में दुनिया की तमाम पाकीज़गी समेटे मेरी जानिब चली आ रही हो। जब भी उसका जिक्र करता हूं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाता हूं। मैं उसकी आंखों की गहराई में खुद को तलाश रहा था और वो मुझे हैरानी से देख रही थी। रूही, समीर, समीर, ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूं, कहां खो गए? इधर देखो, अरे। रूही के मुंह से अपना नाम सुनना एक अजीब सुकून देता था। काश वो ऐसे ही मुझे पुकारती रहे और मैं ऐसे ही सुनता रहूं, बस और कुछ ना हो दरमियां। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बोलो रूही, क्या कह रही हो? रूही, अरे समीर, बारिश थम चुकी है, अब चलो, या यहीं ठहरने का इरादा है? वैसे क्या तुम मुझे अपने स्कूटर से रिक्शा स्टैंड तक लिफ्ट दे सकते हो? बोलो समीर, दोगे ना लिफ्ट? रूही इतनी प्यार से रिक्वेस्ट करे और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो सकता है? मैंने साथ चलने की हामी भर दी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि आज रूही पहली बार मेरे साथ जाएगी। मैंने भी जोश में आकर बोल दिया कि मैं उसे घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परी ने मुझे कॉल किया और बताया कि चाचा के बेटे नावेद भाई का नंबर मिल गया है। मेरी उनसे अभी बात हुई है, वो 10 मिनट बाद फिर कॉल करेंगे। आप जल्दी घर आ जाओ। मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ रूही ने इतने प्यार से पहली बार लिफ्ट मांगी और दूसरी ओर नावेद भाई से बात करना भी जरूरी था। पता नहीं वो फिर कब कॉल करेंगे। अगर मैं रूही को उसके घर छोड़ने जाता तो लौटते लौटते 1 घंटा लग जाता। इसलिए मैंने रूही को एक जरूरी काम का बहाना बनाकर भारी मन से सॉरी कहा और घर वापस आ गया। घर पहुंचकर परी से नावेद भाई की बात की। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी मुझे पता चला कि नावेद भाई बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। नावेद शेख, देखो समीर, ये तो मैं नहीं जानता कि हमारे बड़ों के दरमियान क्या मजबूरियां थीं जो वो एक दूसरे के सगे होते हुए भी इतने सालों तक दूर रहे। लेकिन जहां तक मैं अपने वालिद साहब को जानता हूं, वो ऐसे मिजाज के नहीं हैं। वो तो आज भी आपकी फैमिली यानी अपने छोटे भाई को बहुत याद करते हैं। नावेद भाई की बातों से साफ लग रहा था कि चाचा जी आज भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पापा उनसे नहीं मिलते? मैंने नावेद भाई से पूछा, क्या आप चाचा जी से मेरी बात करवा सकते हैं? उन्होंने मना नहीं किया। बोले, अभी मैं आउट ऑफ सिटी हूं, लेकिन आने वाले संडे को कॉल पर बात करा दूंगा। इसी के साथ उन्होंने खुदा हाफिज कहा और कॉल कट कर दी। नावेद भाई बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं और हमारे पास उनका कोई दूसरा नंबर भी नहीं था। परी ने मुझसे कहा, हमें चाचा जी का पर्सनल नंबर लेना चाहिए था। परी, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा चाचा जी का नंबर लेना। खैर, कोई बात नहीं। नावेद भाई अच्छे इंसान हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब परी और मैं इस बात से बहुत खुश थे कि चाचा जी हमसे बात करेंगे। इन सब में मैं इतना खो गया कि रूही का ख्याल ही नहीं रहा। जब मोबाइल देखा तो 3 मिस्ड कॉल थीं। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। रूही ने पहली ही बार में कॉल रिसीव कर लिया। रूही, समीर, कहाँ थे तुम? एक तो मुझे अकेला छोड़ा है, ऊपर से कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हें मालूम है मुझे कितनी परेशानी हुई घर पहुंचने में। दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं मिला, पैदल ही आना पड़ा घर। रूही की बातों से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं करता भी क्या। मैंने रूही से सॉरी कहा और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तब जाकर रूही का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। परी मेरी बातें सुन रही थी। उसने हैरान नजरों से मेरी ओर देखा और बोल पड़ी, परी भाई, क्या बात है? अभी तो आप खुश थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? किसका कॉल आया था? भाभी हैं क्या हमारी? परी इतना कहकर हंसने लगी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, परी खामोश रहो, तुम बहुत बोलने लगी हो, कुछ भी बकवास मत किया करो। मेरी बात से परी नाराज होकर अपने रूम में चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए और संडे आ गया। मैं सुबह से ही चाचा जी को लेकर बहुत खुश था, लेकिन परी मुझसे नाराज थी
और बात भी नहीं कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और रूही के बारे में सब कुछ बता दिया। आखिरकार मैं पहली बार चाचा जी से बात करने जा रहा था। पहली बार उनकी आवाज सुनी। आवाज से काफी कमजोर लग रहे थे, शायद उम्र का तकाजा था। शुरुआती बातचीत दुआ सलाम, घर के हाल चाल, पढ़ाई, करियर, आस पड़ोस और देश के हालात जैसे सामान्य विषयों पर हुई। जब हम किसी से इतने समय बाद मिलते हैं तो ऐसी ही बातें होती हैं। लेकिन चाचा जी ने एक बार भी पापा के बारे में नहीं पूछा। मुझसे बात करते वक्त वो काफी भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ देर परी से भी बात की। मैंने समय बर्बाद न करते हुए दादी के कमरे के राज के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मम्मी किसी भी वक्त पड़ोस से आ सकती थीं और पापा के आने का भी समय हो गया था। मैंने चाचा जी को वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ उस कमरे में हुआ था, एक एक करके सारी घटनाएं। मैंने परी से सुनी दास्तान भी सुनाई और वो सारे सवाल जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था उनके सामने रख दिए। फिर मैंने कहा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, आप ही मेरे सारे सवालों का जवाब हैं। चाचा जी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, कुछ देर खामोश होकर सोचते रहे। फिर मेरी तरफ पूरा ध्यान देते हुए कहा, चाचा जी, समीर बेटा, मैंने तेरी पूरी बात सुनी भी और समझी भी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरे अपने सगे भाई यानी तेरे बाप ने अपनी झूठी शान बचाने के खातिर मुझे अपाहिज बना दिया। शर्म आती है मुझे तेरे बाप को अपना भाई कहते हुए। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। जो कुछ तेरे बाप ने तुझे बताया वो सरासर झूठ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, महज एक मनगढ़ंत कहानी। इससे पहले कि चाचा जी कुछ और बताते, मेरा ISD पैक खत्म हो गया, क्योंकि चाचा जी दुबई में रहते हैं। कॉल कट हो गई और उसी वक्त पापा भी घर आ चुके थे। मैंने परी से कहा, अब कोई फायदा नहीं बात करने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पापा को कुछ भी पता चले। मेरी कश्मकश, मेरी उलझन बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं इतने करीब होते हुए भी सच से महरूम रह गया। शायद कुदरत मुझे कुछ खास बताना चाहती है। मेरे अंदर जिज्ञासा का सैलाब उमड़ रहा था और दूसरी ओर मैं पापा की झूठी दास्तान की वजह भी जानना चाहता था। आखिर क्या वजह थी? पापा ने मुझसे सच क्यों छुपाया? मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इधर मैं किस्मत को भी कोस रहा था। जब चाचा जी मुझे सब कुछ सच बताने वाले थे, ठीक उसी समय मेरा ISD पैक खत्म हो गया। मैं बहुत गुस्सा हो रहा था। इससे पहले कि मैं कोई और रास्ता निकाल पाता, पापा घर आ चुके थे। उन्होंने अंदर आते ही मुझे आवाज लगाई, पापा। अरे समीर, समीर बेटा, इधर आओ, ये आम की पेटी ले जाओ बेटा। मैं पापा की आवाज सुनकर बाहर गया। पापा ने अपने स्कूटर के पीछे एक बड़ी सी आम की पेटी बांध रखी थी। पापा, इतने सारे आम, खैरियत तो है? काफी भारी लग रही है पेटी। मैंने पापा से पूछा। पापा, हम आज बहुत दिनों बाद फल मंडी से गुजरना हुआ। वहां मेरे दोस्त की आदत है, उसी ने जबरदस्ती पेटी पकड़ा दी। बोला, इतने दिनों बाद आए हो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैंने पैसे देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं लिया। पापा की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक दोस्त के लिए इतनी मोहब्बत और अपने सगे भाई को गैर कर दिया। पापा मुझसे बोले जा रहे थे, मैं बस सिर हिला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब भी चाचा जी की बातों में था। आमों की पेटी स्कूटर से उतारते वक्त मेरे हाथ से गिर गई, जिससे पेटी टूट गई और सारे आम जमीन पर बिखर गए। ये देखकर पापा मुझ पर बरस पड़े। पापा, समीर, एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकते? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अंदर जाओ, मैं खुद ही कर लूंगा। बेकार में ही तुम्हें आवाज लगाई। मुझे पता होना चाहिए था तुम एक नकारा लड़के हो। एक तो मैं पहले ही अपसेट था, ऊपर से पापा ने भी खरी खोटी सुना दी। मेरा मूड और भी खराब हो गया। मैं सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहा। करता भी क्या, गलती मेरी थी। मेरी लापरवाही की वजह से पेटी गिर गई थी। रात हो गई, सब खाना खाकर सोने चले गए। परी अभी भी मेरे कमरे में थी। वह मुझसे पूछने लगी, परी भाई, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? पापा की बात का बुरा लगा? बताइए ना। मैंने परी की तरफ देखते हुए कहा, मैं पापा की बात से नाराज नहीं हूं। गलती मेरी थी, इसलिए डांट भी मुझे ही पड़ी। मैं तो सोच रहा हूं कि चाचा जी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो दोबारा बात करेंगे हमसे? मेरी बात सुनकर परी ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, परी भाई, बस इतनी सी बात है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, चाचा जी हमसे दोबारा जरूर बात करेंगे। अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। गुड नाइट। परी गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तभी मेरे व्हाट्सएप पर रूही का मैसेज आया। रूही का मैसेज देखकर मैं अपनी सारी टेंशन भूल गया। रूही मेरी सिर्फ फ्रेंड है। शायद मैं तो उसे फ्रेंड से बढ़कर कुछ और ही मानता हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। रूही से अभी सिर्फ नॉर्मल बातें होती हैं। सोचता बहुत हूं कि उसे दिल की बात बोल दूं, लेकिन जब वो सामने होती है तो कभी सही मौका नहीं होता और हिम्मत भी नहीं होती। कुल मिलाकर अब तक मैं अपने दिल की बात कहने में नाकाम ही रहा हूं।
यही सब सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। फिर वही डेली रूटीन, जॉगिंग, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट और फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। क्योंकि असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख थी। मैं कॉलेज कम ही जाता था। ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। इतने दिनों बाद कॉलेज जाकर अच्छा लगा। ग्रुप फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सभी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फेयरवेल पार्टी चल रही हो। लेकिन इन सब के बीच मेरी नजर तो किसी और को तलाश रही थी, और वो थी मेरे दिल का चैन, रूही। मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थीं, तभी वो लाइब्रेरी से बाहर आई। लाइट पिंक सूट में बहुत दिलकश लग रही थी। ना आंखों में काजल, ना होठों पर लाली, ऐसी सादगी कि हर कोई कायल हो जाए। क्या बताऊं, रूही को देखकर मेरी सांसें थम जाती, होठ सिल जाते, हलक सूख जाता, बस आंखों तक सिमट कर रह जाते मेरे अनकहे एहसास। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मैं दीवाने की तरह उसे देखे जा रहा था। वो मेरा नाम पुकार रही थी, जिसे सुनकर मेरे कानों को सुकून मिल रहा था। मैंने खुद को संभाला और रूही से हेलो कहा। इससे पहले कि हम कुछ और बात करते, तभी अनाउंसमेंट हुआ। सभी बीबीए फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट अपना असाइनमेंट जमा कराएं। एग्जामिनर आ चुके हैं। अनाउंसमेंट सुनकर सभी ने क्लास की तरफ दौड़ लगा दी। लगभग 2 घंटे बाद मैं और रूही फ्री हो पाए। मैंने रूही से कहा, अरे भूख लग रही है, क्यों ना कैंटीन जाकर समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। रूही ने भी कहा, ठीक है चलो। हम दोनों कैंटीन में जाकर बैठ गए और समोसे वगैरह ऑर्डर किए। मैंने मन ही मन सोचा, आज रूही को इजहार मोहब्बत कर ही देता हूं। आज मेरा कोई दोस्त भी यहां नहीं है, यही सही मौका है। और रूही का मूड भी ठीक लग रहा है, मौका भी है, दस्तूर भी। मैंने रूही से कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। रूही ने हैरान निगाहों से मुझे देखा और हंसते हुए बोली, ऐसा क्या कहना चाह रहे हो जो इतना नर्वस हो रहे हो? डोंट बी पैनिक, बोलो, अब बोल भी दो। रूही की पॉजिटिविटी देखकर मुझे हौसला मिल गया। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, रूही, वो मैं ये कह रहा था कि, मन ही मन सोचने लगा, कैसे बोलूं? मैं ये कह रहा था कि, मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। कुछ अजीब सा नंबर था। मैंने सोचा शायद कोई प्रमोशनल कॉल होगी, तो मैंने कॉल काट दी। मैं फिर से अपनी अधूरी बात पूरी करने ही वाला था। रूही, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मुझे हिचकिचाता देख रूही को कुछ अजीब सा लगा। उसने टोकते हुए कहा, समीर, तुम ये बकरे की तरह मिमिया क्यों रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे कहूं। तभी फिर से मोबाइल की रिंग बजी। इस बार भी वही +96 नंबर से कॉल आया। मैंने ध्यान से देखा तो +96 कोड गल्फ कंट्री यानी दुबई का था। मैंने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से चाचा जी बात कर रहे थे। उनसे मेरी सामान्य बातचीत हुई, वही बेसिक फॉर्मेलिटीज। मैंने चाचा जी से कहा, मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूं, अभी मैं कॉलेज में हूं। रूही ने मुझे सवालिया निगाहों से देखा, जैसे बहुत कुछ पूछना चाह रही हो। लेकिन मेरी किस्मत ने एक बार फिर पलटी मार दी। मैं एक अजीब कशमकश में फंस गया था। एक तरफ रूही, जो मेरे अनकहे जज्बात को समझ रही थी और बस इंतजार कर रही थी मेरी जुबान से निकले अल्फाज का, और दूसरी तरफ मेरी जीदगी से जुड़ा वो राज, जिसे जानने की होड़ में मैं पागल हो रहा था। जिसे जानने की होड़। मैं इस सोच में था कि रूही से क्या कहूं और अचानक से कहां चला जाऊं। मेरे दिल में उमड़ते अरमान ठंडे पड़ गए। कितनी शिद्दत से इंतजार था मुझे इस पल का, जब मैं और रूही अकेले हों और कोई दरमियान ना हो। मैं उसे सारी ख्वाहिशों का इजहार कर सकूं, हाले दिल बयान कर सकूं। और आज, अभी, इस पल में मैं हूं, रूही मेरे सामने है, कोई दरमियान नहीं। लेकिन हाय अफसोस, मुझे रूही और इस खूबसूरत लम्हे को छोड़कर जाना होगा। ये मेरी जिंदगी के सबसे बदकिस्मत लम्हों में से एक है, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं अपने मन में उमड़े सवालों में उलझा हुआ था। उधर मुझे परेशान देख रूही से रहा नहीं गया। उसने सवालों की झड़ी लगा दी। रूही, समीर, आर यू ओके? व्हाट्स हैपनिंग? किसका कॉल था? अचानक इतने उदास क्यों हो गए? मुझसे कुछ कहने वाले थे, बोलो ना। समीर, फॉर गॉड सेक, कुछ तो बताओ, क्या बात है? मैंने रूही के सवालों का जवाब देना सही नहीं समझा, या यूं कहूं कि मेरे पास उसके सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, सॉरी रूही, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सही वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मुझे जरूरी काम से जाना होगा। गुड बाय। और इस तरह छोड़कर जाने के लिए सॉरी। मैंने भरे दिल से रूही को बाय कहा और सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचते ही देखा कि पापा घर पर नहीं थे। मैंने पहले ही परी को सारी बात समझा दी थी। जाते ही मैंने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया और फिर उसी नंबर पर कॉल बैक किया जिससे कॉल आया था। लेकिन मेरी कॉल कट हो रही थी क्योंकि मेरा कॉल प्लान इंटरनेशनल कॉल सपोर्ट नहीं करता था। तभी चाचा जी का कॉल वापस आ गया। कॉल कनेक्ट होते ही मैंने उस दिन के लिए माफी मांगी। चाचा जी,
उस दिन के लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। अचानक मेरा आईएसडी पैक खत्म हो गया और बीच में ही हमारी कॉल कट गई। उन्होंने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी और फिर बोले, बोम क्या सोपाक को शंबा है। चाचा जी कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा नंबर मैंने नावेद से ले लिया था, इसलिए तुम्हें कॉल कर पाया। खैर इन बातों को छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आज वो राज बताऊंगा जो तुमसे आज तक छुपाया गया। तुम्हें जानबूझकर ऐसे सच से दूर रखा गया जिसके बारे में तुम्हें एक न एक दिन पता चलना ही था। तुम्हारे पापा ने तुम्हें यही बताया था कि वो जिन्न एक जालिम जिन्न है और तुम्हारे दादाजी ने अपनी ताकत से उसे काबू किया और कैद कर दिया। ये आधा सच है जो झूठ के बराबर है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तुम्हें सब सच बताता हूं। क्या हुआ था जब। अब चाचा जी फोन पर ही समीर को पूरी सच्चाई बताते हैं। अब्बा एक गांव की मस्जिद में इमाम थे। पूरा गांव इस बात को जानता था कि अब्बा एक बहुत बड़े आलिम, सिद्धि प्राप्त तांत्रिक हैं और यह मोजिजा ये करामात, तंत्र विद्या बुजुर्गों पूर्वजों से विरासत में मिली है। जब इसी गांव के एक लालची मक्कार नवाबी रियासत के वारिस नवाब मीर सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने अब्बा को दावत के बहाने अपनी हवेली पर बुलाया। सुल्तान ने अब्बा को झूठी कहानी सुनाकर उनसे मदद मांगी। उसने कहा कि उसकी हवेली पर एक मनहूस जिन्न का साया है जिसकी वजह से उसकी हवेली में कोई नई नवेली दुल्हन ज्यादा दिनों तक जीदा नहीं रहती और अगर जीदा रहती भी है तो कभी मां नहीं बन पाती। अब्बा को उस झूठे मक्कार की बातों पर यकीन आ गया और उन्होंने मदद का वादा कर लिया। फिर अब्बा ने अपनी विद्या से उस जिन्न को कैद कर लिया। नवाब सुल्तान ने अब्बा से वह बोतल मांगी जिसमें जिन्न को बंद किया गया था। अब्बा के सवाल करने पर नवाब ने कहा कि वह भी जादू जानता है और जिन्न को कभी आजाद नहीं होने देगा। अब्बा बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। उन्होंने नवाब सुल्तान की बातों में आकर वह बोतल उसके हवाले कर दी और वापस घर लौट गए। उसी रात जब अब्बा एक कब्रिस्तान में अमल तपस्या कर रहे थे तभी वहां सफेद कपड़ों में एक लड़की आई और जोर जोर से रोने लगी। वह बार बार अपने बाल खींच रही थी। अब्बा ने बताया था कि उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वह रोते रोते चीख रही थी। अब्बा का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने पहचान लिया कि वह इंसान नहीं बल्कि एक जिनी है। अब्बा ने जोर से चिल्लाकर पूछा, तू कौन है, यहां क्यों आई है? लेकिन वह बस रोती रही। बार बार पूछने पर भी वह चुप रही। अचानक वह चुप हुई और अगले ही पल गायब हो गई। दूसरे ही पल वह अब्बा के पीछे खड़ी थी। इस बार वह कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि अपने असली रूप में थी। 20 से 22 फुट लंबी, बड़े बड़े हाथ, हाथों में तलवार जैसे नाखून, आंखें अंगारे जैसी खौफनाक। उसके काले घने बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फाड़ दे। उसने एक झटके में अब्बा को हवा में उड़ा दिया। बियाबान कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। सिर्फ सन्नाटा और ठंडा खून कर देने वाला अंधेरा था। वह जिनी अब एक खौफनाक डायन बन चुकी थी। उसने कई बार अब्बा को जमीन पर पटका। मजबूर होकर अब्बा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मंत्रों का जाप किया। तब जाकर वह जिनी काबू में आई। अब्बा ने उससे पूछा, ए जाते जिन्नात, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। अगर चाहूं तो इसी वक्त तुझे कैद कर सकता हूं। जा, दूर चली जा। अब्बा की बात सुनकर जिनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, जाते आदम इंसान, यही सवाल मेरा तुझसे है। मैंने या मेरे वालिद पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू तो एक नेक मजहबी इंसान है, फिर भी तूने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब्बा को जिनी की बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या चाहती है? बता, मैंने क्या गलत किया है? जिनी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, ए जाते आदम, तूने जिस जिन्न को कैद किया है उसे आजाद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब्बा बोले, ए जिनातन्नी, कहीं तू हवेली वाले उस जालिम जिन्न की बात तो नहीं कर रही? अगर तू उसे रिहा कराने आई है तो भूल जा, उस जिन्न ने पूरे गांव को खौफजदा कर रखा था। मैं उसे आजाद नहीं करूंगा। अब्बा की बात सुनकर जिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आदमजात, जिसे तूने जालिम जिन्न समझकर कैद किया है वो मेरे वालिद हैं। उन्होंने कभी किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे वालिद पिछले 500 सालों से अवाम के खिदमतगार रहे हैं। वह नवाब जफर मीर की हवेली के खजाने की रखवाली कर रहे थे। वह नवाब के वफादार थे और उन्होंने वादा किया था कि जब तक कोई असली हकदार नहीं मिलेगा वह उस खजाने की हिफाजत करते रहेंगे। असली हकदार वही होगा जिसके दिल में गरीबों, मजलूमों और यतीमों के लिए हमदर्दी होगी। लेकिन उनके खानदान में आज तक ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। सब लालची और मक्कार निकले। और ये नवाब मीर सुल्तान एक मक्कार, फरेबी, गरीबों का हक मारने वाला जालिम है। उसने बहुत कोशिश की मेरे वालिद को काबू में करने की, लेकिन आज तक नाकाम रहा। लेकिन तेरी वजह से आज मेरे वालिद हार गए और अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। अब वह जालिम सुल्तान पूरा खजाना हड़प लेगा। जिनी की बात सुनकर अब्बा अपने घुटनों पर बैठ गए।
सर पीटने लगे और बोले, हाय ये क्या गुनाह कर दिया मैंने, एक जालिम का साथ दिया मैंने, ए खरुदा मुझे माफ कर। अब्बा फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें ऐसे रोता देख जिनी बोली, ए आदमजात, मैं जानती हूं तू एक नेक इंसान है, तूने जो कुछ किया अनजाने में किया, तुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तू एक जालिम का साथ दे रहा है। अब तू अपने गुनाह का कफ्फारा कर और मेरे वालिद को रिहा कर दे, जा जल्दी कर। जिनी की बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए और मायूसी से सिर झुका लिया। जिनी ने अब्बा को यूं मायूस देख हैरानी से दबे लहजे में पूछा, जिनी, आदमजात, तू इस तरह मायूस क्यों हो गया? क्या तू मेरे वालिद को रिहा नहीं करना चाहता? बता। अब्बा ने बहुत मायूसी से जवाब दिया, अब्बा नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। मैंने तेरे वालिद को हमेशा के लिए कैद कर दिया है। अब मैं चाहकर भी उन्हें आजाद नहीं कर सकता। मैं अपने अमल को उल्टा नहीं कर सकता। मेरे इस अमल का मेरे पास तो क्या, किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, लेकिन एक रास्ता है मेरे अमल का, एक तोड़ है, और वो है मेरी ही औलाद में से ऐसा लड़का जो कुंवारा हो, नेक हो, जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो और ये इल्म जानता हो, वही तेरे वालिद को रिहा कर सकता है। अब्बा ने उसे यह भी बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और छोटा बेटा इस लायक नहीं है कि वो इस काम को अंजाम दे सके। तो मेरी आल नस्ल में अब जो मेरा पोता या परपोता होगा वही तेरे वालिद को आजाद कराएगा। जिनी को अब्बा की बात पर भरोसा था। उसने अब्बा से कहा, ठीक है, मैं तेरी आने वाली नस्लों का इंतजार करूंगी और जब तक मेरे वालिद आजाद नहीं हो जाते तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। अब्बा ने जिनी से वादा कर लिया और नवाब मीर सुल्तान से बड़ी मुश्किल से वो बोतल वापस ले आए जिसमें जिन्न कैद था। उस बोतल को अपने कमरे यानी तुम्हारी दादी के कमरे में एक संदूक में बंद कर दिया। वो जिनी भी तब से आज तक उसी कमरे में है। समीर बेटे, तेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि तू बड़े होकर ये सब जाने और उस जिन्न को आजाद करे, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तेरे दादा से मरते वक्त मैंने वादा किया था कि समीर से उस जिन्न को आजाद कराऊंगा। बेटा, तेरे अंदर ही वो काबिलियत है, अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। बेटा, मैं जल्द ही वापस इंडिया आऊंगा, तेरे साथ हूं, तू डरना नहीं, मैं तुझे सब सिखा दूंगा। तू फिर से उसी कमरे में वापस जा और उस जिन्न से कह कि तू ही है वो जिसका उसे बरसों से इंतजार है। घंटों तक हमारी कॉल पर बात चलती रही। चाचा जी ने मुझे सब बता दिया और एक नई जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी। चाचा जी से मेरी बात कई घंटे चली, जिसके नतीजे में मुझे वो सच पता चला जिससे मैं आज तक अनजान था। मुझे ये तो नहीं मालूम कि पापा ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। शायद वो इस बात से डरते थे कि जिन्न आजाद होकर हमसे बदला लेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, या फिर कुछ ऐसा जिससे मैं अभी भी अनजान हूं। कोई ऐसा डर जिसने पापा को झूठ बोलने पर मजबूर किया। मैं खुद से ही सवाल किए जा रहा था। इतने में परी खाना लेकर आ गई। परी भाई, ये लीजिए आपका खाना। आज आपकी पसंदीदा भिंडी की सब्जी बनाई है, खुद मैंने बनाई है, मम्मी की हेल्प के बिना। टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। मैंने परी को चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, तो तुमने खुद बनाई है तो फिर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। याद है ना पिछली बार कितना नमक भर दिया था। चल, अब तू कहती है तो खा ही लेता हूं। मैंने एक निवाला लिया और खाने लगा। सब्जी वाकई बहुत मजेदार बनी थी, लेकिन इतनी जल्दी परी को बताना नहीं था। थोड़ा मजा तो लेना था उससे। मैंने थोड़ा मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अरे ये क्या बकवास बना दिया, कितना तीखा है, और नमक तो है ही नहीं। मुंह का मजा खराब कर दिया। जाओ पानी लेकर आओ। मेरी बात सुनकर परी का चेहरा उतर गया और वो मुंह लटकाकर उदास मन से बाहर जाने को हुई। मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं गई। मैंने उसे वापस बुलाते हुए कहा, अरे परी, मैं मजाक कर रहा हूं, सब्जी वाकई बहुत टेस्टी बनी है। मैं तो तेरी खिंचाई कर रहा था। बहुत लजीज। जवाब नहीं। मेरी बात सुनकर परी का मुरझाया चेहरा एकदम खिल गया। उसने कहा, परी, सच में भाई या झूठी तारीफ कर रहे हो? वैसे आपने मुझे डरा ही दिया था। मैं खाना खाने लगा। खाते वक्त परी ने चाचा जी की कॉल के बारे में पूछा। मेरी उनसे क्या बात हुई? मैंने उसे सारी बात बताई। दादी के कमरे का राज, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश। परी मेरी बात सुनकर सहम गई। उसने मुझसे कहा, परी भाई, मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। हमारे घर में एक कैद जिन्न है, मतलब जिनी। भाई आप कैसे करोगे ये सब? उस कैद जिन्न को आजाद करना है। और पापा क्या कहेंगे? क्या वो आपको इजाजत देंगे ये सब करने की? परी की बात सही है, मुझे इजाजत कैसे मिलेगी? तभी मैंने उसे बताया, परी तू घबराना मत, सब सही हो जाएगा। हम पापा को अभी कुछ नहीं बताएंगे। कुछ दिन बाद चाचा जी आ रहे हैं, बस तब तक हमें पापा से बात छुपानी है। परी, आज रात को मैं दादी के कमरे में फिर जाऊंगा और उस जिनी से बात करने की कोशिश करूंगा। बस तुझे उस कमरे की चाबी लानी है। परी ने घबराते हुए कहा। परी, पर भाई मैं क्या कहूंगी पापा से? चाबी क्यों चाहिए? मुझसे नहीं होगा। परी की बात सुनकर मैंने उसे समझाया। परी, तुझसे कौन कह रहा है कि तू चाबी मांग?
सुन, तू शाम को सफाई करने जब पापा के रूम में जाएगी तभी चुपके से चाबी ले आना। समझ में आया? मेरी बात सुनकर परी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, परी भाई, आपका मतलब अब मुझे चोरी करनी होगी? वो भी पापा के कमरे से। जब पापा को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा होंगे। नहीं भाई, मुझसे ये सब नहीं होगा। परी की बात से मुझे काफी मायूसी हुई, लेकिन मैंने उसे डायरी की बात याद दिलाई। कैसे उसने मुझे डायरी लाने में मदद की थी। मेरी बात से परी सहमत हो गई और उसने कहा कि वो रात को चाबी ले आएगी। परी अपने रूम में जा चुकी थी। मैं अपने घर की छत पर चढ़ गया और सुहाने मौसम का मजा लेने लगा। आसमान बादलों से ढका हुआ था। दूर कहीं एक बादल की खिड़की से सूरज की किरणें झांक रही थीं, जिससे एक धनक बन रहा था। धनक के 7 रंग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अचानक मेरी नजर दादी के बंद कमरे पर पड़ी और जिनी का ख्याल आ गया। मैं सोचने लगा, पता नहीं क्या होगा रात को। मैं कैसे उस जिनी का सामना करूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना मूड बदलने के लिए रूही को कॉल लगाया। काफी मशक्कत के बाद कॉल लग गया। कॉल रिसीव करते ही रूही मुझ पर बरस पड़ी। उसका लहजा तल्ख लग रहा था। बहुत गुस्से में थी, और गुस्से की बात भी थी। मैं उसे इस तरह छोड़ जो आया था। रूही, कैसे याद आ गई हमारी? दिल तो कर रहा है बात ही ना करूं। इतना गुस्सा आया मुझे। तुम हमेशा यही करते हो। तुनक अंदाज, तल्ख, तीखा लहजा भी मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कोई शख्स तभी करता है जब वो किसी को चाहता हो। इसका मतलब रूही को मेरी परवाह थी। वो मुझसे बात करना पसंद करती थी। वो मुझे चाहती थी। खैर, उसको मुश्किल तमाम माफी मांगकर मना ही लिया। समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। सूरज डूब चुका था। काले बादलों से अंधेरा और भी घना लग रहा था। मैं कमरे में आ गया। परी चाबी ले आई थी। उसने डरते हुए चाबी मुझे दी और बोली, कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे भाई। रात हो चुकी थी। लगभग 11 बज रहे थे। सबने खाना खा लिया और अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चाबी लेकर दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने परी को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी पापा में से कोई भी बाहर आए तो फौरन मुझे मैसेज करे, ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं। परी तो एकदम एक्टिव थी। कमरे के पास पहुंचते ही वही इत्र की तेज खुशबू। मैं बहुत डरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे। ताला भी नहीं खुल रहा था। मैंने ताला खोला और एक कदम अंदर रखा। एकदम किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। चर्रर चर्रर। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, यह मेरा वहम है और कुछ नहीं। फिर मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा पूरे कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। बेड पर सफेद चादर की जगह खूबसूरत रंगीन चादर थी। पूरे फर्श पर लाल मखमली कालीन बिछा हुआ था। छत पर एक बड़ा जगमगाता झूमर लटका हुआ था, लेकिन बाहर से कमरा एकदम वीरान नजर आ रहा था। दीवारों पर खूबसूरत फूलों की मालाएं फैली हुई थीं। एक बड़ी टेबल पर हर किस्म का खाना, फलों के जूस, मेवा, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या रखा हुआ था। पूरा कमरा अजीब खुशबू से महका हुआ था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अपना डर, खौफ सब भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मेरे पैरों में गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी थीं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो बीच हॉल में एक खूबसूरत झूला था, बिल्कुल ऐसा जैसे राजा महाराजाओं के महल में होता है। उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की झूला झूल रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक एक लंबा चोगा पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और मुझे देखा। क्या बताऊं, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसकी आंखें नीली थीं, मदहोश कर देने वाली। उसका रंग उजला और चेहरे की कशिश के तो क्या ही कहने। बस मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो बला की खूबसूरत थी। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी, गले में सोने का हार, हाथों में मेहंदी लगी थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी हो और अपने खादिम पति के इंतजार में हो। यकीन जानो, मैं अपना डर, खौफ, घबराहट सब भूल चुका था। उसकी नशीली आंखों का जादू मुझ पर चल चुका था। वो झूले से उतरी और चलकर मेरे पास आई। उसके बदन से अंबर और मुश्क, दुनिया की सबसे कीमती खुशबू की खुशबू आ रही थी। उसने हवा में हाथ किया और पता नहीं कहां से मेरे ऊपर फूल बरसने लगे। उसकी चाल में एक सादा तहजीब थी। उसने बहुत अदब से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झूले में बिठा दिया। फिर उसने मुझे शरबत का गिलास दिया। मैंने पीने से मना कर दिया। खुद को संभालते हुए बहुत सोच समझ कर बोला, देखो मैं जानता हूं तुम एक जिन्नी, मेरा मतलब है जिन्नतनी हो। मैं यहां तुम्हारी मदद को आया हूं। तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उससे कैसे बात करूं। वो मुझे एकटक देखे जा रही थी और मैं उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरी बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, जिन्नी, समीर, मेरे आका, मैं सब जानती हूं। तुम्हारे यहां आने का मकसद
तुम ही हो वो जो मेरे वालिद को कैद से आज़ाद करा सकता है। तुम एक नेक दिल, सच्चे और कुंवारे नौजवान हो। तुम्हारे खानदान में तुम्हारे चाचा के बाद और भी नौजवान हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो इस काम को अंजाम दे सके। 40 साल से इंतजार था मुझे तुम्हारे आने का। जब तुम पहली बार आए थे तब भी मैंने ही तुम्हारा इस्तकबाल किया था, लेकिन तुम्हारे वालिद की वजह से बात नहीं कर पाई। क्या ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें अपना असली रूप नहीं दिखाना चाहती थी, कहीं तुम घबरा ना जाओ। लेकिन अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो फिर ठीक है। ये देखो मेरी असली दुनिया। इतना कहकर जिनी ने एक चुटकी बजाई और सब नजारा बदल गया। जिनी गायब हो गई। मेरे पैरों में फूलों की जगह अब अंगारे थे। दीवारों पर बिच्छू चल रहे थे, जमीन में सांप लौट रहे थे। ये सब देख मेरे बदन में कपकपी छा गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। मुर्दों के रोने की आवाजें, आग से निकलता काला धुआं मेरा दम घोंट रहा था। इतने में मेरे कानों में एक खौफनाक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून जम गया। मैं ठंडा पड़ चुका था। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो खूबसूरत, दिलफरेब लड़की अब दरिंदगी और हैवानियत की शक्ल में जिन्नतनी बन चुकी थी। जिन्नी जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी। उसने मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं, नाखून ऐसे जैसे हाथों में खंजर लगे हों, लंबे लंबे नुकीले दांत, शक्ल काली और बदसूरत, चेहरे पर इतनी झुर्रियां जैसे 150 साल की बुजुर्ग औरत हो। काले मिले कपड़े, सांसों से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। उसने मुझसे कहा, ए जात ए आदम, इंसान, देख, ये है मेरी असली दुनिया और देख मुझे। मेरे वालिद को तू तभी कैद से आजाद कर सकता है जब तू इस माहौल को सह सके। बता, क्या है तुझमें इतनी कहुवत, क्षमता कि तू इस सखरती को बर्दाश्त कर सके? बता। इतना कहकर जिन्नी ने फिर जोर से चीख मारी, जोर से हंसी और गायब हो गई। साथ ही साथ वो खौफनाक मंजर भी गायब हो गया। अब कमरा एक नॉर्मल कमरे जैसा था। जगह जगह उगती घास, मकड़ी के जाले, धूल भरी दीवारें और दर बरसते कीड़ों का शोर, जो कि आम बात है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मेरी तो यही सोचकर जान निकल रही थी कि ऐसे खौफनाक माहौल में रहकर मुझे जिन्न को कैद से आजाद करना होगा। अब आगे क्या करेगा समीर? क्या इतनी सख्त मुश्किल को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या जिन्न को आजाद करेगा समीर? क्या अपने दादा की अंतिम इच्छा को पूरा कर पाएगा? मेरी तो यही सोचकर जान निकल रही थी कि इतने खौफनाक माहौल में रहकर मुझे जिन्न को कैद से आजाद करने के लिए अमल, मंत्रों का जाप करना होगा। यह सब देखने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, धड़कन बहुत तेज चल रही थी, हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, हलक सूख गया था, माथे से पसीना टपक रहा था। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर आया। बाहर आकर ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से टकराने लगीं। मेरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। दूर तक सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान लगभग साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। कहीं दूर बादलों का झुंड नजर आ रहा था, शायद वहीं कहीं चांद छुपा हुआ था। एक सन्नाटा था, कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। टाइम देखकर मैं हैरान रह गया। मैं 5 घंटे से कमरे में था, लेकिन बिल्कुल भी वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। जब मैं अंदर गया था तब रात के 11 बज रहे थे। ये कैसे हो सकता है? 5 घंटे मैं अंदर रहा, यानी पूरी रात। ना मुझे नींद आई, ना थकान, एक उबासी तक नहीं आई। कैसे मुमकिन है ये? मैं जाकर फ्रेश हुआ। कुछ देर बाद सुबह हो गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं जॉगिंग के लिए बाहर निकल गया। काला आसमान अपना मुंह समेट रहा था। तारों की बारात ओझल हो रही थी। परिंदे अपने घोंसलों से परवाज उड़ान पर थे। चिड़ियां चहचहा रही थीं, जैसे इंसानों को गफलत की नींद से जगा रही हों। कहीं दूर सूरज की एक किरण बादलों को चीरती हुई बड़ी होने को मचल रही थी। मैं कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देख रहा था और दौड़े जा रहा था। जॉगिंग के बाद जिस्म में एक नया जोश आ गया था। मैं खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जॉगिंग से लौटकर घर आया तो पापा गेट पर ही खड़े थे। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई जुर्म करके आ रहा हूं। मैंने पापा को गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा मुझसे पूछने लगे, रात कहाँ थे तुम? मैंने कहा, मैं तो अपने रूम में सो रहा था। मैं सोचने लगा, कहीं पापा को सच तो मालूम नहीं पड़ गया। मैंने फिर हिम्मत करते हुए पूछा, पापा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इतने में पीछे से परी आ गई। वो खामोश थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। मैं उसे देखते ही समझ गया, हमारी पोल खुल चुकी है। पापा गुस्से से चिल्लाए, समीर बहाने बनाना बंद करो। मुझे सब पता चल चुका है। तुम दोनों भाई बहन की मिली भगत। रात जब मैं उठा तो तुम अपने रूम में नहीं थे। तुम उस मनहूस कमरे में क्यों गए थे जब मैंने मना किया था? मेरे मना करने के बावजूद तुम वहां गए और परी से चाबियां चोरी करवाई तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं, आखिर क्या वजह थी जो तुम वहां गए? बोलो।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जी पापा, मैं उस कमरे में गया था क्योंकि मुझे सब सच पता चल चुका है। आपने मुझसे न सिर्फ सच छुपाया बल्कि मुझसे इतना बड़ा झूठ भी बोला। मुझे ताऊजी ने सब बता दिया, दादी के कमरे का राज, दादाजी की आखिरी ख्वाहिश। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए क्या वजह थी, कौन सी मजबूरियां थीं जिन्होंने आपसे झूठ बुलवाया? आज आपको बताना होगा। मेरी बात सुनकर पापा का गुस्सा शांत हो गया। कुछ देर सोचने के बाद बोले, पापा, हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, यहां तक कि उस कमरे से भी दूर रखा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुम्हें बड़े भाई ने सब बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि इस कोशिश में पहले भी हमने एक बेटे को खो दिया था। समीर, तुम जिसे बच्चों का खेल समझ रहे हो वो काम बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस तरह से बड़े भाई ने अपना बेटा खो दिया, वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे जुदा हो जाओ, इसलिए तुम्हें आज तक सच से दूर रखा है। अब तुम बताओ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बोलो। पापा की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं डर गया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पापा के गले लग गया और माफी मांगी। पूरा दिन मैं घर में ही रहा, यहां तक कि कोचिंग क्लासेस भी नहीं गया। रूही का भी कई बार कॉल आया, लेकिन मैं बात करने के मूड में नहीं था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। एक दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन चाचा जी का कॉल आया। मैंने उन्हें सब बता दिया। उनसे यह भी पूछा कि आपने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आपने अपना बेटा खो दिया इस अमल को पूरा करने में। मेरी बात सुनकर चाचा जी रोने लगे और बोले, बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बात सुनकर अपना इरादा बदल दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जो गलती मैं पहले कर चुका हूं वो अब नहीं करूंगा। बेटा, तू घबरा मत, मैं परसों आ रहा हूं और अब तो तेरे पापा भी हमारे साथ हैं। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। चाचा जी की बात मैंने पापा को बताई। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तू घबरा मत, पूरा घर तेरे साथ है। ऐसे ही कशमकश में 2 दिन गुजर गए। सुबह 7 बजे मैं चाचा जी को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी आया था। चाचा घर आ चुके थे, सबसे अच्छे से मिले, सबने साथ डिनर किया। अब चाचा जी और पापा के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। सब गिले शिकवे दूर हो चुके थे, सब खुश थे। चाचा जी ने बताया कि 4 दिन बाद हम जिन्न को आजाद करेंगे, जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जैसे दादाजी मंत्र पढ़ते थे वो सब तुम्हें याद करने होंगे। वो सारी तंत्र विद्या सीखनी होगी। तुम्हारे पास 3 दिन है। और फिर मुझे 3 दिन तक सब सिखाया गया। आखिरकार चौथा दिन आ ही गया। मैं सुबह से ही घबराया हुआ था। सब घर वाले मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था। चाचा जी ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी अपने कमरे से बाहर न निकले जब तक मैं अपना काम ना पूरा कर लूं। मैं सबसे गले मिला। मम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी। चाचा जी ने जाते वक्त अपनी अंगूठी मुझे पहना दी और कहने लगे, इस अंगूठी से जिन्नी तुझ पर हावी नहीं होगी। अब मेरे इम्तिहान की घड़ी थी। मैंने कमरा खोला, अंदर जाकर देखा तो वही खूबसूरत नजारा था। एक खूबसूरत लड़की झूला झूल रही थी। उसकी कशिश मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त कम था। सुबह से पहले मुझे इस काम को अंजाम देना था। डर, घबराहट, हैरत, सबको भुलाकर मैंने सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दिया। मैंने उस स्टोर रूम को खोला जहां वो संदूक रखा था जिसमें जिन्न 40 साल से एक शीशे की बोतल में बंद है। आज बहुत खास दिन है। इस जिन्न की रिहाई यानी मेरे दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था। मेरे पास 2-4 मोमबत्तियों के अलावा रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने संदूक खोला। इतने सालों से बंद रहने की वजह से तालों पर जंग लग चुका था। संदूक खोलते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली। मैं तो एकदम डर गया और झटके से पीछे हट गया। कुछ देर बाद मैंने उस बोतल को निकालने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, मेरे हाथ जल गए। मैंने उस पर कई बार मंत्र उच्चारित किया हुआ पानी डाला, तब जाकर उस बोतल की गर्मी कम हुई। फिर उसी तरह उसे बरामदे में रखा जैसे बताया गया था। कांच की बोतल की बनावट बड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आकार बदल रही हो, कभी गोल कभी लंबी। ये सब दादाजी के खास जादू की वजह से हो रहा था। दादाजी के जादू का कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि इसका राज सिर्फ दादाजी ने चाचा जी को बताया था और उन्होंने मुझे। जब वो बोतल सुराही के आकार में आएगी, जो उसका असली रूप है, तभी उस पर मेरे मंत्रों का असर होगा। इसके लिए मुझे उस पर विशेष मंत्र उच्चारित किया हुआ पानी डालते रहना था, जिससे बोतल अपना आकार बदलती रहे। आखिर कड़ी मशक्कत के बाद वो बोतल सुराही के आकार में आ गई। फिर मैंने उस बोतल की ढांट खोल दी और मंत्रों का जाप करने लगा। कई घंटे लगातार ऐसा करने से बोतल में हलचल पैदा हो गई। बोतल का रंग बदलने लगा और उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा। अचानक पूरे कमरे का माहौल बदल गया। काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से मेरी सांस घुट रही थी। वही खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने था। मेरे पैरों में सांप बिच्छू लौटने लगे। जमीन अंगारे जैसी तप रही थी। फिर अचानक वो जिन्न डरावनी हंसी के साथ बाहर निकल आया। वो जिन्न बहुत डरावना लग रहा था। बड़े बड़े नोकीले दांत, आंखें अंगारे जैसी, नाखून जैसे तलवारें।
उसने मुझे उठाकर हवा में उछाल दिया। मैं जोर से जमीन पर गिरा। मेरा सिर चकरा गया। इस तरह उस जिन्न ने मुझे कई बार पटका। मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे पूरे बदन पर पट्टियां लिपटी हुई थीं। पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था। मम्मी मेरे पास बैठी थीं। पापा सामने बैठे थे। मुझे होश में देखकर मम्मी मुझसे लिपट गईं और प्यार दुलार करने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उस कमरे से अस्पताल में कैसे आ गया। तभी चाचा जी वहां आए। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। मेरे पूछने पर बताया, समीर तुमने कर दिखाया। अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी तुमने। वो जिन्न अब आजाद है। जब तुम जिन्न की मार से बेहोश हो गए तो वहां जिन्नतनी आई और उसने ही तुम्हें जिन्न के गुस्से से बचाया, वरना वो तुम्हें जान से मार देता। जिन्नतनी ने उसे ये भी बताया कि कैसे तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उसे आजादी दिलाई। दरअसल वो तुम्हारे दादा की सजा तुम्हें देना चाहता था, लेकिन जिन्नतनी ने उसे समझाया कि उस वक्त दादा बहकावे में आकर उसे कैद कर बैठे थे। जिन्न ने सारी बात सुनकर हमसे माफी मांगी और जिन्नतनी के साथ यहां से हमेशा के लिए चला गया। लेकिन तुम जानते हो, जाते जाते जिन्न तुम्हें एक तोहफा दे गया। उसने तुम्हें 500 साल पुराना खजाना दे दिया है, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि तुम ही उस खजाने के असली हकदार हो और तुम इसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद में करोगे। इतना कहकर चाचा जी ने मुझे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब बाहर चले गए। तभी परी के साथ रूही अंदर आई। उसके हाथ में एक बुके था। उसने कहा कि परी ने उसे सब बता दिया है। वो मुझसे 2 मिनट बात करके चली गई। मैंने उसके बुके को देखा तो उसमें एक लेटर था जिस पर लिखा था, आई लव यू। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। ठहरिए, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। 8 साल बाद सूरज ढलते ही समीर का घर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा उठा। अब घर पहले जैसा नहीं रहा। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। बरसों से वीरान पड़ा दादी का कमरा रिनोवेट किया जा चुका है। अब वो कोई मनहूस कमरा नहीं रह गया, बल्कि घर का एक खुशनुमा हिस्सा है और समीर का पसंदीदा कमरा भी। आज उस कमरे को फूलों से सजाया गया है। कोई दीवार दर ऐसा नहीं है जहां खुशबूदार बेलें न लटकी हों। उसे एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। खास मेहमान के लिए खास तैयारियां की गई हैं। सिर्फ कमरा ही नहीं, बल्कि पूरा घर फूलों की मालाओं से सराबोर है। परी सीढ़ियों से तेजी से उतरती हुई आती है। अब परी अल्हड़ नटखट बच्ची नहीं रही, बल्कि सयानी हो चुकी है। जवानी की दहलीज से कुछ आगे उसकी आवाज और अंदाज दोनों ही बदल चुके हैं। परी को इस तरह दौड़ते देख अमीना, समीर की माँ, उसे समझाते हुए कहती हैं, अरे बेटा, ध्यान से, चोट खाने का इरादा है क्या? क्या हुआ? इस तरह दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? परी हाँफते हुए, मम्मी मम्मी, मेरा लहंगा कहाँ रखा है? मैंने अलमारी में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। अभी उस पर प्रेस होना भी बाकी है। कब प्रेस होगा? कब मैं तैयार होंगी? अमीना मुस्कुराकर, बेटा, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें, लेकिन मुझे मालूम था तुम हमेशा की तरह ऐन वक्त पर शोर मचाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा लहंगा कल ही प्रेस करवा दिया था। मेरी अलमारी से ले लो, और हाँ, तैयार होने में देर मत लगाना। जल्दी करो, कुछ देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इतना सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर अयान और सुबी बड़े हो चुके हैं। अब उन्हें भी अपनी पसंद नापसंद का ध्यान है। अयान बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि अकेले फैसले ले सके। अमीर शेख, समीर के पिता, अब पहले से कमजोर हो चुके हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। आवाज में भी अब वो भारीपन नहीं रहा। शायद उम्र का तकाजा है, लेकिन तजुर्बा बढ़ गया है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए, ये मिठाई के डब्बे यहीं पड़े हैं, जिस काम पर मेरी नजर ना पड़े वो बिगड़ना तय है। फिर तेज आवाज में अयान को पुकारते हैं, अयान, इधर आओ। ये क्या, तुमने डब्बे यहीं छोड़ दिए? तुमसे कहा था इन सभी डब्बों की अच्छे से पैकिंग कर दो। पापा की डांट सुनकर अयान सिर झुका लेता है। शायद उसे अपनी गलती का एहसास है। अयान, जी पापा, वो मम्मी ने मुझे बुला लिया था, इसलिए ये डब्बे यहीं रह गए। मैं अभी पैकिंग कर देता हूँ। अमीर शेख, मैं सुबी से कह देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगी। इतना कहकर अमीर शेख बाहर की ओर चले जाते हैं। तभी समीर अंदर आता है तो वे लौट आते हैं। अमीर शेख, आ गए समीर बेटा? इतनी देर कैसे लग गई दुल्हे मियाँ? अब समीर कोई नई उम्र का लड़का नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार मर्द बन चुका है। आज समीर की शादी है रूही से। रूही
उसका कॉलेज का प्यार। समीर ने जिन्न के दिए खजाने से उसी गांव में अस्पताल, कॉलेज और स्कूल खुलवाए जहां खजाना छिपा हुआ था, क्योंकि वो खजाना गांव वालों का ही था। समीर ने एमबीए करने के बाद गांव वालों के लिए एक बड़ी कपड़ा मिल लगवाई, ताकि गांव के लोगों को रोजगार की तलाश में शहर न जाना पड़े। उस कपड़ा मिल का नाम नवाब जफर मीर के नाम पर रखा गया, द मीर फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद समीर में घमंड नहीं आया। वो आज भी अपने घर के बड़ों को वही इज्जत और प्यार देता है। समीर ने अपने पिता की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, अरे पापा, क्या बताऊं, सैलून में बहुत भीड़ थी। आज शहर में बहुत सारी शादियां हैं, सभी में सजने संवरने की होड़ लगी है। अमीर शेख, अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी से नहा कर आ जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मैं हॉल में बंदोबस्त देख कर आता हूं। इतने में समीर कुछ तलाशने लगता है। अयान यह सब देख रहा होता है। अयान, भाई क्या हुआ, क्या तलाश रहे हैं? समीर, अयान, मेरा मोबाइल शायद सैलून में ही रह गया है, आओ मेरे साथ सैलून तक चलते हैं। समीर और अयान गाड़ी में सवार होकर सैलून पहुंच जाते हैं और वहां से मोबाइल लेकर वापस घर की राह लेते हैं। समीर, अयान, आगे से लेफ्ट मोड़ लेना। अयान, लेकिन भाई हमारा घर तो राइट में है ना, फिर लेफ्ट क्यों? समीर, अरे मेरे भाई, लेफ्ट में थोड़ा आगे चलकर हमारा पुश्तैनी कब्रिस्तान है। मैं सोच रहा हूं आज मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो दादा जान की कब्र पर जाकर उन्हें सलाम कराता हूं। अपने बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। अयान, ठीक है भाई, आप जाओ, मैं बाहर वेट करता हूं। समीर दादा जान की कब्र पर पहुंचकर उन्हें सलाम करता है और कहता है, हम पर अपना साया बनाए रखना। समीर कब्रिस्तान के गेट से जैसे ही बाहर निकलता है, उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आवाज देकर रोकता है। अपना नाम सुनकर समीर चौंक कर पलटता है। उस आदमी का हुलिया बड़ा अजीब था। बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल, शरीर से बदबू आ रही थी। समीर, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? उस अजीब आदमी ने जवाब दिया, मैं कौन हूं, क्या हूं, इन सवालों में मत उलझो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज तुम्हारी शादी है। बच्चे, मेरी एक सलाह है, तुम ये शादी मत करो, वरना बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाएगी जिंदगी तुम्हारी। ये सब सुनकर समीर को थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन उसने बुलंद आवाज में कहा, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ, चले जाओ यहां से, मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर समीर वापस गाड़ी में बैठ जाता है और अयान से कहता है, जल्दी घर चलो। अयान, भाई कौन था ये आदमी, और उसकी बातों से आप गुस्सा क्यों हो गए? ऐसा क्या कहा उसने? समीर, कोई पागल था, कह रहा था शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगे। क्या बकवास है। अयान, ये बात घर पर किसी से मत कहना। थोड़ी देर बाद अयान और समीर घर पहुंच जाते हैं। घर पर मेहमान आने शुरू हो गए हैं। उस अजीब शख्स की बातों से समीर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन घर में मेहमानों के शोरगुल में वो घबराहट कुछ देर के लिए दूर हो जाती है। कुछ देर बाद समीर को दूल्हा बनाया जाता है। आज उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम पड़ाव है। उधर रूही के घर पर तैयारियां जोरों पर हैं। रूही अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। आज वही सिलेक्टेड लाल जोड़ा पहनने वाली है जो समीर ने उसे भेजा था। लेकिन जैसे ही रूही कपड़े के बॉक्स को खोलती है, उसे देखकर दंग रह जाती है। उस लाल शादी के जोड़े का रंग काला पड़ चुका है। उसमें जगह जगह जाले लगे हैं और इस तरह फटा हुआ है जैसे चूहों ने कुतर दिया हो। रूही को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। कल तक तो जोड़ा एकदम नया था, फिर अचानक ये कैसे हो गया? आनन फानन में नए कपड़े मंगवाए जाते हैं, जिन्हें रूही रुआं से मन से पहनकर तैयार हो जाती है। आखिर वो लम्हा आता है जब समीर और रूही का निकाह होता है। दोनों मजहब और समाज की नज़रों में पति पत्नी बन जाते हैं। परी भी आज बहुत खुश है। उसके बड़े भाई की शादी जो है, घर पहुंचकर समीर देखता है कि रूही ने उसकी पसंद का शादी का जोड़ा नहीं पहना है। समीर, रूही, क्या बात है, तुम्हें मेरे भेजे हुए कपड़े पसंद नहीं आए? रूही, नहीं समीर, ऐसा नहीं है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। वो हुआ यूं कि जब मैंने बॉक्स खोला तो उसे देखकर मैं दंग रह गई। तुम्हारे भेजे हुए कपड़े काले पड़ गए थे, उनमें जाले लगे हुए थे। अब तुम ही बताओ, मैं इतने पुराने कपड़े कैसे पहनती? रूही की बात सुनकर समीर घबरा जाता है। उसे कब्रिस्तान के बाहर मिले उस अजीब शख्स की कही हुई बात याद आने लगती है।
रूही, छोड़ो समीर, कहाँ तुम एक कपड़े को लेकर इतना सोच में पड़ गए। आज की रात हमारे लिए खास है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। रूही, समीर देखो कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं, सभी ने कुछ न कुछ दिया है, चलो देखते हैं। समीर और रूही एक एक कर सभी गिफ्ट्स अनरैप करते हैं। रूही के हाथ में एक ब्लैक रंग का बॉक्स आता है जो देखने में बड़ा अजीब लगता है और उस पर देने वाले का नाम भी नहीं लिखा होता। वह समीर को दिखाती है। रूही, समीर देखो कितना अजीब बॉक्स है, इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, इसे ओपन करो, इसमें क्या है। समीर उस अजीब बॉक्स को खोलकर देखता है तो दंग रह जाता है। उस बॉक्स में एक छोटी सी गुड़िया निकलती है जो दुल्हन के कपड़े पहने होती है, लेकिन उसकी आधी गर्दन कटी हुई होती है जिसमें से लाल रंग का लिक्विड निकल रहा होता है। यह सब देखकर रूही बहुत सहम जाती है। बॉक्स के अंदर से एक चिट्ठी भी निकलती है जिसमें लाल स्याही से लिखा होता है, शादी बहुत मुबारक हो, अब तबाही के लिए तैयार हो जाओ। इसे पढ़कर रूही और समीर दोनों डर जाते हैं। समीर सोच में पड़ जाता है, इतना अजीब और डरावना गिफ्ट कौन दे सकता है। क्या इस गिफ्ट का उस शख्स से कोई लेना देना है या महज एक इत्तेफाक है, या फिर किसी ने कोई बेहुदा मजाक किया है। रूही को लगता है कि किसी फ्रेंड ने मजाक किया है, जबकि समीर को किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा होता है। यह भाग जरूर समाप्त हुआ है, लेकिन नए अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। सवाल बहुत हैं, जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी के अगले अध्याय में, जो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कृपया मुझसे जुड़े रहें और अपनी समीक्षा द्वारा मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सब ने मेरी कहानी के अंत तक साथ निभाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पर आप अपनी समीक्षा देने में प्लीज कंजूसी न करें और मेरी इस कहानी में जो भी आपको कमी लगी हो या जो भी अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपका अपना अक्षय।